जन्नत के पत्ते एक हसास मौजू पे बहुत दिल से लिखी जाने वाली ऐसी तहरीर जो मेरे दिल से भी बहुत करीब है। ये कहानी है अजियत सहने वालों की, दर्द उठाकर सब्र करने वालों की, जहद करने वालों की, कांटों पे चलकर मोती बनने वालों की। ये कहानी है अपने मसले खुद हल करने वालों की, हर मुश्किल में अज़्म व हिम्मत से रास्ता निकालने वालों की, दूसरों के सामने अपनी तकालीफ का इश्तिहार ना लगाने वालों की। और ये कहानी है उन लोगों के लिए जो बहुत से अच्छे काम सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते कि यूं करते हुए वो अच्छे नहीं लगेंगे, जो अल्लाह के कुछ अहकामात पे अमल तो करना चाहते हैं मगर आज के दौर के लिहाज से वो उनको प्रैक्टिकल नहीं लगते, जो सीधे रास्ते पे चलना तो चाहते हैं मगर उन्हें अपने इर्द गिर्द कोई हौसला अफजा तहरीक नहीं मिल पाती जो उनकी हिम्मत बंधाए। जन्नत के पत्ते आपकी उसी हौसला अफजाई के लिए लिखा गया है। अगर आप इस कहानी को पढ़कर इसमें बताए गए शरीयत के उन अहकामात को जिन पे अमल करने के लिए मरकज़ी किरदारों को मुश्किल का सामना है नहीं भी ले पाते, तब भी ठीक है। ये दास्तान किसी को ज़बरदस्ती किसी तरफ रुख करने पे मजबूर नहीं करेगी, मगर ये आपसे सिर्फ इतना ज़रूर कहेगी कि आप खुद भले ये काम करें या ना करें, मगर जन्नत के पत्ते थामने वालों के लिए कभी अजियत और रसवाई का सामान ना बने। हिसाब की जंग लड़ने वालों के लिए बनो करीसा ना बने। जो लोग इन अहकामात पे अमल करते हैं उनकी हिम्मत बंधाएं, तोड़े नहीं। उनको अकेला मत करें। उनको अल्लाह का हुक्म जैसे है और जब है की बुनियाद पे मानने की सजा ना दें। अगर कोई अल्लाह का हुक्म पूरे का पूरा मानना चाहता है तो आप खुद भले वो हुक्म ना मानते हों, मगर ऐसे लोगों को तनहा ना करें। आखिर में मैं इस नावल की तकमील के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ शुआ की एडिटर उम्मतुल सबूर की, जिनका बेलौस ताउन इन पूरे 15 माह में मेरे साथ रहा जब तक ये नावल शवा में छपता रहा। और इस किताब की अशात के लिए मैं इल्म इरफान पब्लिशर्स के मोहतरम गुल फराज साहब की बेहद ममनून हूँ, जिन्होंने इसकी तबात से अशात तक हर मरहले पर मेरी राय को अहम जाना। हर मुमकिन तौर पर उन्होंने मुझे इसके लिए बहुत कुछ तय करने दिया और इसके लिए मैं उनका जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। जन्नत के पत्ते को मैं कभी भी नहीं लिख पाती अगर इसके रिसर्च और दूसरे मराहिल में कुछ लोग मेरे साथ न होते। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ नफीसा हबीब, महरीन खान और हतीजा मंसूर का, जिनका हर मुमकिन ताउन मेरे साथ रहा। बिलखसूस हतीजा अगर ना होती तो ये नावल ऐसे ना लिखा जा सकता। मैं आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा अस्का जावेद की अहम तकनीकी अमूर पे मशहूर हूँ और अरा के लिए मैं उनकी बेहद मशहूर हूँ। इन सब ने ही मिलकर इस नावल को मुमकिन बनाया है और मेरे साथ आप इन सबको भी दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम। निमरा अहमद। बाप एक। लैपटॉप तकिए पे रखा था और वो उसके सामने कोनियों के बल ऊँधी लेटी थी। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे को चमका रही थी। वो थोड़ी तले हथेली रखे दूसरे हाथ की एक उंगली लैपटॉप के टच पैड पर फेर रही थी। लंबे सीधे स्याह बाल पीछे कमर पर पड़े थे। उसकी आंखें भी वैसी ही थीं, स्याह बड़ी बड़ी मुगलाई आंखें जिनमें चांदनी की सी चमक थी, और चेहरा तो मलाई का बना लगता था, सफ़ेद मुलायम और चमकदार। वो उसी मगन अंदाज में स्क्रीन पर निगाहें मरकूज किए टच पैड पे उंगली फेर रही थी। एक क्लिक के बाद अगला सफ़ा खुला तो एकदम उसकी मुतहरिक उंगली ठहर गई। स्क्रीन पे जमी आंखों में जरा सा तफक्कुर उभरा और फिर बेचैनी। उसे जल्दी जल्दी 2-3 बटन दबाए। लोडिंग। अगले सफ़े के लोड होने का इंतज़ार करते हुए उसी मुस्रब अंदाज में उसे उंगली से चेहरे की दाईं तरफ फिसलती लटें पीछे की। चंद सेकंड्स बाद सफ़ा लोड हो गया था। वो बेचैनी से चेहरा स्क्रीन के करीब लाए तो सिल्की बालों की चंद लटें फिर से शाने पे फिसल कर आगे को गिरीं। जैसे जैसे वो बढ़ती गई उसकी स्याह आंखें हैरत से फैलती गईं। लब जरा से खुल गए और पूरा वजूद बेयकीनी में डूब गया। ढेर सारे लम्हे लगे थे उसे खुद को यकीन दिलाने में कि वो जो पढ़ रही है बिल्कुल सच है। और जैसे ही उसके जहन ने यकीन की धरती को छुआ वो एक झटके से उठ बैठी। उसका सेलफोन साइड टेबल पे रखा था। उससे हाथ बढ़ाकर सेल उठाया और जल्दी जल्दी कोई नंबर मिलाने लगी। रात की मुकद्दस खामोशी में बटनों की आवाज़ से जरा सा अर्ताश पैदा किया था। उससे फ़ोन कान से लगाया। दूसरी जानिब घंटी जा रही थी। हेलो सारा। शायद राब्ता मिल गया था। तभी वो दबे दबे जोश से चहकी, कैसी हो, सो तो नहीं गई थी? हया बोल रही हूँ। दूसरी तरफ उसकी दोस्त कुछ कह रही थी। वो लम्हे भर कुछ सुनने के लिए रुकी, फिर धीरे से हंसी। सारी बातें छोड़ो सारा, मेरे पास जो बड़ी खबर है वो तो सुनो।
अब वो आदतन स्याह बालों की एक मोटी लट उंगली पे लपेटती कह रही थी, और तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानती हूँ। अरे नहीं, डावर भाई की शादी के मुतालिक नहीं। दूसरी जानिब सारा ने कुछ कहा तो उससे फौरन तरदीद की, बल्कि यूं करो, तुम गेस करो कि मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। उससे एक हाथ से लैपटॉप पर ही किया और तकिया निकालकर बैकग्राउंड के साथ सीधा लगाया। फिर उससे टेक लगाकर पाँव सीधे कर लिए। साथ साथ वो नफी में सर हिलाती सारा के कहे अंदाजों की तरदीद भी करती जा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। अरे, मेरी शादी वगैरह नहीं हो रही। जी नहीं, इरम की भी नहीं हो रही। सीरियसली ज़ारा, तुम्हारी सोच बस यहीं तक है। अब कान खोलकर सुनो। तुम्हें वो अरास्मस मुंडास एक्सचेंज प्रोग्राम याद है, जिसके लिए हमने अप्लाई किया था? कैन यू बिलीव इट सारा, कि मुझे यूरोपीय यूनियन ने स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया है। दूसरी जानिब सारा इतनी जोर से चीखी कि मोबाइल का स्पीकर ऑफ होने के बावजूद उसकी चीख सारे कमरे में सुनाई थी। बिल्कुल सच कह रही हूँ सारा, अभी 15 मिनट पहले मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल मिली है। उससे साथ ही एक हाथ से बड़े बड़े लैपटॉप का रुख अपनी जानिब मोड़ा और सर आगे करके गौर से दोबारा देखा। हाँ, 15 मिनट पहले, ठीक 9:30 बजे सिलेक्शन की ईमेल आई है। तुम भी चेक करो, तुमने भी अप्लाई किया था, तुम्हें भी मेल आई होगी। वो फोन एक हाथ से पकड़े दूसरे से बटन दबाकर लैपटॉप ऑफ करने लगी। नहीं, स्पेन की टुस्टू ने नहीं, बल्कि तुर्की की सभांची यूनिवर्सिटी ने हमें सिलेक्ट किया है, और अब हम एक सेमेस्टर पढ़ने 5 माह के लिए इस्तांबुल जा रहे हैं। लैपटॉप की स्क्रीन अंधेर हुई तो उससे उसे हाथ से दबाकर बंद किया, फिर टायर निकालकर साइड टेबल पे रख दिया। हाँ, मैंने सभांजी को नेट पे देखा है, बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, मगर वो लम्हे भर को खामोश हो गई। दूसरी जानिब से गालबन इस्तफसार किया गया तो वो गोया हुई। बस एक छोटा सा मसला है, लेकिन हम उसके बारे में अपनी फैमिलीज को आगाह नहीं करेंगे। धीमी आवाज से बोलते हुए उससे गर्दन मोड़कर बंद दरवाजे को देखा। दरअसल संभाजी में लड़कियों के हेड स्कार्फ पर पाबंदी है, उधर सर ढकना मना है। घर वालों को बताकर मुतनफ़र करने की बजाय इस बात को कॉल कर जाना। वैसे भी हम दोनों में से कोई स्कार्फ नहीं लेता। उसी पल खिड़की की उस बार कुछ खड़का था। वो चौंक कर देखने लगी। कद आदम खिड़कियों के आगे भारी पर्दे गिरे थे, अलबत्ता पीछे जालियां खुली थीं। शायद उसका वहम था। वो सर झटक कर फोन की जानिब मुतवज्जा हो गई। अम्बा ने मुझे कभी स्कार्फ लेने या ढकने पर मजबूर नहीं किया, थैंक गॉड। हाँ, इरम घर से बाहर स्कार्फ लेती है। उसके अब्बू ताया फुरकान जरा सख्त है ना। वो फिर से बैकग्राउंड से टेक लगाए नीम दराज मगन सी बताने लगी। परमिशन तो कोई मसला ही नहीं। अब बस स्पेन जाने की इजाजत ना देती, मगर तुर्की में सबीन फुफो रहती है ना, सो वो मान गए थे। वैसे भी उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। फिर वो चंद लम्हे एयरपीस से उभरती अपनी दोस्त की बात सुनती रही। सारा खामोश हुई तो उससे नफी में सर हिलाया। कल नहीं, डावर भाई की मेहंदी परसों है, तुम आ रही हो ना? और हाँ, मैं और इरम लहंगा पहन रहे हैं। सारे कजन्स बहुत एक्साइटेड हैं, खानदान की पहली शादी है ना। ओके, अब तुम जाकर मेल चेक करो, मैं भी सोती हूँ, रात बहुत हो गई है। अलविदाई कलामात कहकर उससे मोबाइल कान से हटाया और तकिए पे उछाल दिया। फिर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर लाउंज खामोशी में डूबा था। हया ने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और नंगे पाँव चलती लाउंज से किचन की तरफ आई। स्याह लंबी कमीज और स्याह खोले ट्राउजर में उसका कद मजीद दराज लग रहा था। किचन में अंधेरा फैला था। वो दरवाजे के करीब रुकी और हाथ से दीवार पे स्विच बोर्ड उठोला। बटन दबाने की आवाज़ आई और सारी बत्तियां जल उठीं। उससे आगे बढ़कर फ्रिज का दरवाज़ा खोला और पानी की बोतल निकालने को झुकी। झुकने से रेशमी बाल कंधों से फिसलकर सामने को आ गिरे। हया ने नज़ाकत से उंगली से उनको पीछे हटाया और बोतल निकालकर सीधी हुई। फिर काउंटर पे रखे रैक से शीशे का ग्लास उठाया और बोतल उसमें उंडेली। पानी की नदी सी ग्लास में गिरने लगी। तभी उसकी निगाह काउंटर पे रखी किसी सफ़ेद चीज़ पे पड़ी। वो जैसे चौंक उठी। बोतल वहीं स्लैब पे रखकर उसकी तरफ आई। वो सफ़ेद अधखोले गुलाबों का बुके था, जिसमें कहीं कहीं सब्ज पत्ते झलक रहे थे। साथ ही एक बंद सफ़ेद लिफाफा रखा था। हया ने गुलदस्ता उठाया और चेहरे के करीब लाकर आंखें मूंदे सूंघा। दिल फरेब ताजगी भरी महक उसके अंदर तक उतर गई। फूल बिल्कुल ताज़ा थे, जैसे अभी अभी तोड़े गए हों। जाने कौन रख गया इधर। उसने बंद लिफाफा उठाया और पलट कर देखा। उस पे घर के पते के ऊपर नुमाया सा हया सुलेमान लिखा था। पीछे भेजने वाले का पता ना था, बस कोरियर सर्विस की मोहर और स्टिकर लगे थे। मोहर पे एक रोज कभी की तारीख थी। उसको कभी किसी ने यूं फूल नहीं भेजे थे। क्या मामला था ये भला। उलझते हुए हया ने लिफाफा चेक किया। अंदर एक मोटा कागज था। उससे 2 उंगलियां लिफाफे में डालकर कागज पकड़ा और बाहर निकाला।
सफ़ेद कागज़ बिल्कुल साफ था, ना लकीर ना कोई डिज़ाइन, बस उसके वस्फ में अंग्रेज़ी में 3 लफ्ज़ लिखे थे, वेलकम टू सभान जी। वो सन्नाटे में रह गए। ये क्या मज़ाक था? भला खत भेजने वाले को कैसे पता कि वो सभान जी जा रही है? खत पे तो एक रोज़ कब की तारीख थी, जबकि कबूलियत की वो ईमेल उससे अभी 15 मिनट पहले मौसूल हुई थी। जो बात उसे ऑफिशियली बताई ही 15 मिनट कब गई थी, वो उस शख्स को एक रोज़ पेशतर कैसे मालूम हुई? अगर सारा को उससे खुद अभी ना बताया होता तो वो समझती कि ये उसकी हरकत है, और ये हद सबाची यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं आ सकता था, क्योंकि उस पर एक कौमी सतह की कोरियर कंपनी की मोहर लगी थी। फिर किसने भेजा उसे ये? पानी से भरा ग्लास वहीं स्लैब पे छोड़कर बुके और लिफाफा उठाए वो उलझती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। दोपहर की ठंडी सी छाया हर सू छाई थी। वो पर्स कंधे से लटकाए बारीक हील से चलती पोर्च में खड़ी अपनी कार की तरफ आई, जो थी तो उसके भाई रूहेल की, मगर उसकी पढ़ाई की गर्ज से अमेरिका चले जाने के बाद हया की मलकियत थी। उससे चाबी लॉक में घुमाई ही थी कि गेट के उस पार से सारा आती दिखाई दी। वो दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराती हुई सीधी हुई। हया, मुझे तो कोई ईमेल नहीं आई। ज़ारा ने अधखोले गेट को धकेल कर अंदर कदम रखा। उसके चेहरे पे उदासी थी। वो दरमियानी शक्ल और सूरत की स्टाइलिश सी लड़की और हया की हम उम्र थी। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगी। तुम फिक्र ना करो, हमने साथ ही अप्लाई किया था। मेरा सिलेक्शन हो गया है तो तुम्हारा भी हो जाएगा। हया ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा आधा खोले खड़े खड़े बताने लगी। मगर स्कॉलरशिप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर आज जो लिस्ट लगी है उसमें भी मेरा नाम नहीं है। और मेरा सिर्फ तुम्हारा है हमारे डिपार्टमेंट से। और इन्वायरमेंटल साइंसेस की एक लड़की हतीजा राना का है। मेरा ख्याल है मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ओह, उसे वाक़तन अफ़सोस हुआ। रात फ़ोन कॉल के बाद उसकी ज़ारा से अब बात हो रही थी। खैर, तुम कहीं जा रही थी? ज़ारा चेहरे पर दोबारा बशाशत लाते हुए पूछने लगी। हाँ, मार्केट जा रही थी इरम के साथ। डाबर भाई की मेहंदी का फंक्शन है और मेरे लहंगे के साथ की हाई हील्स गुम हो गई हैं। शायद काम वाली उठाकर ले गई है। अब नए जूते लेने पड़ेंगे। तुम चलोगी? वो गाड़ी से कोनी टिकाए तफसीलन बताने लगी। इस वक्त वो हल्की आसमानी लंबी कमीज और तंग चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। कमीज का दामन टखनों से जरा ऊपर तक था। हम रंग दुपट्टा गर्दन के गिर लिपटा था। बाल कमर पे गिर रहे थे और आतन आंखों में गहरा काजल डाला था। हाँ, चलो फिर जल्दी निकलते हैं। ज़ारा फौरन तैयार हो गई और फ्रंट सीट की तरफ बढ़ी। इरम को भी लेना है। आया ने अंदर बैठकर दरवाज़ा बंद किया और इग्निशन में चाबी घुमाई। वैसे तुम्हारे शख्स से ताया इरम को यूं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाने की इजाज़त दे देते हैं। इरम उन दोनों से जूनियर थी और उसका डिपार्टमेंट भी दूसरा था, तो सारा की उससे ज़्यादा मुलाकात ना थी। उनकी सख्ती सिर्फ स्काफ तक है। वैसे बहुत अच्छे हैं वो। वो कार बाहर गेट पर ले आई। इरम का घर हया के हमसाए में था। दोनों घरों की दरमियानी दीवार में आने जाने का रास्ता भी मौजूद था, लेकिन उसे जब भी इरम को पिक करना होता वो उसके गेट पे हॉर्न दिया करती थी। अब भी जोर का हॉर्न दिया तो चंद ही लम्हे बाद इरम बाहर निकल आई। कांसी लंबी कमीज और ट्राउजर में मलबूस हमरंग दुपट्टा फैलाकर सामने लिए, चेहरे के गिर्द मैचिंग कांसी स्कार्फ लिपेटे, वो तकरीबन भागती हुई पिछली सीट के दरवाजे तक आई थी। हेलो हया, हेलो सारा। बेतकल्फी से चहकते हुए उससे अंदर बैठकर दरवाज़ा बंद किया। हया के साथ वोटिंग के प्रोग्राम उसे यूं ही खुश किया करते थे। कैसी हो इरम, तुमसे तो मुलाकात ही नहीं हो पाती। सारा ने तिरछी होकर रुख पीछे को किया। आपका डिपार्टमेंट दूर पड़ता है ना, तभी। और हाँ, हया बता रही थी आप लोगों का तुर्की का सिलेक्शन आ गया है। मैं सिलेक्ट नहीं हुई, हया हो गई है? इसमें कोई बेहतरी होगी? तुमने नहीं अप्लाई किया था? अब्बा इजाज़त देते तब ना। वो उदास हो गई। वैसे पेरेंट्स को इतना सख्त नहीं होना चाहिए, सारा ने कहा। हया ने तादीबी नजरों से उससे घूरा कि कहीं पहले से ही एहसास कमतरी में मुब्तला इरम मजीद उदास न हो जाए, मगर सारा गर्दन मोड़े पीछे देख रही थी और इरम इरम हस्बे तवक्का उदास हो गई थी। अब्बा भी पता नहीं किस पे चले गए। इतनी गर्मी में स्कार्फ लेना आसान होता है क्या? और फिर कल मेहंदी के लहंगे की भी आधी आस्तीन नहीं बनाने दी मुझे। हया की भी तो आधी आस्तीन है, इतनी अच्छी लगती हैं, मगर अब्बा जरा भी सुलेमान चचा की तरह नहीं है। इरम, तुम्हें आज क्या लेना है? मैंने तो जूते लेने हैं। उससे खौफ छुपाते हुए बात का रुख बदला। इरम का हर वक्त का शिकायती रवैया उससे बेहद बुरा लगता था। चूड़ियाँ लेनी है, मगर लहंगे के ब्लाउज की फुल स्लीव्स के साथ चूड़ियाँ अच्छी भी नहीं लगेगी। वो मुंह बसोरे फिर से शुरू हो गई तो हया ने सर झटक कर सीडी प्लेयर ऑन कर दिया। आतिफ असलम का गीत बुलंद आवाज से गूंजने लगा तो इरम को खामोश होना पड़ा। जिन्ना सुपरमार्केट पहुंचकर इरम तो चूड़ियां ढूंढने निकल गई, जबकि वो दोनों मेट्रो शूज पे आ गईं।
ये गोल्डन वाला जो तीसरे नंबर पे रखा है ये दिखाएं। बहुत देर बाद एक ऊंची हील उसकी नजर में जची थी। ये वाला मैम। सेल्समैन ने पूरा जोड़ा निकालकर उसके सामने रखा। वो जमीन पे पंजों के बल बैठा था, जबकि हया और सारा सामने कोच पे बैठी थी। पहना दो मैम। बहुत मोहतिब और शाइस्ता अंदाज से पूछते हुए सेल्समैन ने हाथों में पकड़ा जूता उसके पाँव के करीब किया, जो खूबसूरत हील से मुकैद थे। मेरे हाथ नहीं टूटे हुए, मैं खुद पहन सकती हूँ। जी श्योर, ये लीजिए। सेल्समैन ने मुस्कुराकर जूता उसकी तरफ बढ़ाया। उससे उसे यूं पकड़ रखा था कि उसे थामते हुए हया की उंगलियां लाजमन उसके हाथों से मिस होती। सामने रख दो, मैं उठा लूंगी। उसके रूखे लहजे पे सेल्समैन ने सिर लब कुछ गुनगुनाते हुए जूता सामने रख दिया। फिर बिल की अदायगी के बाद काउंटर पे खड़े लड़के ने बकिया रकम उसकी तरफ बढ़ाई तो हया ने देखा चंद नोटों के ऊपर 5 का सिक्का रखा था और लड़के ने उस सिक्के को यूं पकड़ा हुआ था जैसे सेल्समैन ने जूते को, ताकि उसे थामते वक्त लाजमन उसका हाथ टकराए। शुक्रिया। हया ने नोट किनारे से पकड़कर खींचे। सिक्का लड़के के हाथ में रह गया। मैम, आपका सिक्का। लड़की ने फातहाना अंदाज में सिक्का उसकी जानिब बढ़ाया कि अब तो लाजमन पकड़ेगी, और ये सामने रखे सदके के बॉक्स में डाल दो। वो बेनियाजी से शॉपर थामे पलट गई। सारा ने बेख्तियार कहका लगाया। उस लड़की की शक्ल देखने वाली थी हया। दिल तो कर रहा था उसकी उसी शक्ल पे शॉप के सारे जूते दे मारूं। मालूम नहीं हमारे मर्दों की ज़हनियत का बदलेगी। यूं घूरते हैं जैसे कभी लड़की देखी ना हो। वो तनफ्फुर से नाक सुखेड़ती गुस्से में बोलती सारा के साथ सीढ़ियां उतर रही थी जब करीब से आवाज आई। तो इतना बन सवर कर बाहर ना निकला करो बीबी। वो चौंक कर आखिरी सीढ़ी पे ठहर गई। एक मुअम्मर खातून थी, बड़ी सी चादर में लिपटी हुई, नागवारी भरी निगाह उस पे डालकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर सीने चढ़ रही थी। एक तो लोगों को राह चलते तबलीग करने का बहुत शौक होता है। वो और भी बहुत कुछ कहती मगर सारा उसको कोने से थामे वहां से ले आई। तभी इरम सामने से आती दिखाई थी। उसका सीने पे फैला दुपट्टा अब सिमट कर गर्दन तक आ गया था। उससे कुछ खास शॉपिंग नहीं की थी, शायद वो सिर्फ उनके साथ ओटिंग पे आई थी। मेट्रो से वो स्कूप चली आई कि कुछ हल्का फुल्का खा लें। रात की दावत तो ताया फुरकान की तरफ थी, जो वो बेटे की शादी के लिए जमा हुए खानदान वालों के लिए दे रहे थे। मेरे लिए पाइनएप्पल स्लश मंगवा लेना, मैं जरा बेकरी से कुछ ले लूं। इरम झट बाहर को लपकी। हया ने गहरी सांस लेते हुए अपनी जानिब का शीशा नीचे किया। सर्द हवा का थपेड़ा तेजी से अंदर आया था, मगर इतनी सर्दी में स्लश पीने का अपना मजा था। वो पार्किंग लॉट में मौजूद थी और ठंडी हवा ने सारी जगह को घेर रखा था। मगरिब गहरी हो चुकी थी और हर तरफ अंधेरा सा था। इरम हंसी कॉम्प्लेक्स लगती है नहीं। इरम दूर हो गई तो सारा उसकी तरफ घूमी। और तुम उसकी उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस को हवा दे रही थी। वो उल्टा उसी पे खफा हुई। ताया फुरकान सिर्फ स्काफ की सख्ती करते हैं, वो बस इसी बात पे खुद तरसे का शिकार है, और तुम भी उसका साथ दे रही थी। मैंने सोचा कि बेचारी नहीं है वो बेचारी, अब उसको भी यही समझाना कि ख्वाह की खुद तरसी से निकल आए। बेटे हाथ में कार्ड पकड़े हया की तरफ खुले शीशे के बाहर आ चुका था। तुम्हें याद है सारा, पिछले साल जब यूनिवर्सिटी वालों ने हमें तुर्की की ट्रिप की आस दिलाई थी और आखिर में पहुंचकर सारा प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया था। ऑर्डर लिखवा कर वो शीशे ऊपर चढ़ाते हुए याद करके कहने लगी। मैं तो इतनी मायूस हो गई थी कि सोचा भी ना था कि कभी तुर्की जा सकूंगी। उसकी आवाज़ में आंस छोड़ने की खुशी डर आई थी। सारा और वो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एलएलबी ऑनर्स शरिया एंड लॉ के 5वें साल में थी। उनका 7वां सेमेस्टर दरमियान में था जब यूरोपीय यूनियन की स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप का ऐलान हुआ, जिसके तहत यूरोप और एशिया की यूनिवर्सिटी से मुतयन तलबा का तबादला होना था। यूं चंद माह के लिए यहाँ से कुछ तलबा यूरोप की यूनिवर्सिटीज जाएंगे और एक सेमेस्टर पढ़कर वापस आ जाएंगे। जब यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में दरख्वास्त देने की बारी आई तो उसे तुर्की की सबांची यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबसे आसान लगा, मगर फिर एक स्पेनवी यूनिवर्सिटी में भी साथ ही अप्लाई कर दिया और अब बिलाहिर सबांची ने उसे मुंतखब कर लिया था। इधर 7वें सेमेस्टर पूरा करके उसे फरवरी में 5 माह के लिए तुर्की जाना था। अभी दिसंबर चल रहा था, जहां उसके अपने मज़ामीन शरिया एंड लॉ तो ना थे कि तुर्की का कानून पाकिस्तान के कानून से मुख्तलिफ था। सो 5 माह के लिए वो अपनी मर्जी से कोई भी मज़मून पढ़ सकती थी। फिर वापस पाकिस्तान आकर उससे एलएलबी का 8वां सेमेस्टर शुरू करना था। कितना मज़ा आया यार, अगर कोई रोमांटिक सा हैंडसम सा हम सफ़र तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा सफ़र कितना खूबसूरत हो जाएगा। हम सफ़र कोई नहीं मिलने वाला, क्योंकि पाकिस्तान से सभाजी सिर्फ हम 2 लड़कियां ही जा रही हैं, और फिर हम ठहरे ऑल वुमेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले। वो हतीजा राना जो तुम्हारे साथ जा रही है उससे कोई बात हुई? वेटर ने शीशा बजाया तो हया चौंकी भी शीशा नीचे करने लगी। नहीं,
हतीजा राना को तो मैं जानती भी नहीं हूँ, मालूम नहीं कौन है। उससे स्लश की ग्लास पकड़े, सारा को उसे थमाया और इरम का डैशबोर्ड पे रखा, फिर अपना ग्लास लबों से लगाया। ठंडा सा स्लश अंदर तक उतरता गया। बेध्यानी में वो शीशा बंद करना कब भूली उससे इल्म ना हो सका। दफातन सारा का मोबाइल बजा। सारा ने सिप लेते हुए मोबाइल कान से लगाया। हेलो अम्मा जी, क्या आवाज़ खराब है, एक मिनट। जारा के फ़ोन पे गालबन सिग्नल ठीक से नहीं आ रहे थे। वो स्लश का ग्लास हाथ में पकड़े दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। हया अपने ग्लास से छोटे छोटे सिप लेते सारा को विंडो स्क्रीन के पार से देख रही थी। अब वो दूर एक दरख्त के साथ खड़ी फ़ोन पे बात कर रही थी। हेलो माय लेडी। कोई एकदम से उसके बहुत करीब आकर बोला। वो डर कर उछली। जरा सा जूस कपड़ों पे छलक गया। खुली खिड़की पे एक औरत मुस्कुराते हुए झुकी हुई थी। मेकअप से अटा चेहरा, चमकता हुआ आई शेडो, भड़कती हुई सुर्खी, बालों का चूड़ा, चमचम करते कपड़े। वो औरत नहीं थी मगर वो मर्द भी नहीं था। कैसे हो जी। वो उससे खिड़की पे पूरा झुका खड़ा था। ग्लास उसके हाथ में कांपा। इख्तियार उसे शीशा ऊपर चढ़ाना चाहा मगर उसके हाथ दरमियान में थे। डरो नहीं बाजी जी, मैं आपकी दोस्त हूँ, डॉली कहते हैं मुझे। हटो, हटो जाओ। वो घबरा गई। ख्वाजा सिरा के वजूद से सस्ते परफ्यूम की तेज खुशबू उठ रही थी। उसे कराहत सी आए। जरा बात तो सुनो। उसने अपना चेहरा मजीद झुकाया और उससे पहले कि वो आगे बढ़ता, हया ने स्लश का भरा हुआ ग्लास उसके मुंह पर उलट दिया। ठंडी ठार बर्फ चेहरे पे पड़ी तो वो झटके से पीछे हटा। उसने फुर्ती से शीशा ऊपर चढ़ा लिया। सुनो जी। वो मुस्कुराकर चेहरा साफ करता शीशा बजाने लगा। बंद शीशे के पास उसकी आवाज़ हल्की हो गई थी और अब वो कोई गीत गुनगुनाने लगा था। कपकपाते हाथों से उससे इग्निशन में चाबी घुमाई और गाड़ी वहां से निकाल लाई। बेकरी के तकली दरवाजे के सामने कार लाकर उसे पलट कर देखा। वहां दरख्तों के साथ वो डॉली नामी ख्वाजा सिरा अभी तक खड़ा था। वो उसके पीछे नहीं आया था और अब गा भी नहीं रहा था, बस खामोश गहरी नजरों से उसे देख रहा था। उससे भी इख्तियार झुरझुरी सी आई। कहाँ रह गई ये दोनों। उससे झुंझलाकर हॉर्न पे हाथ रख दिया। फिर गर्दन मोड़कर दोबारा देखा। वो अभी तक उसे ही देख रहा था। इरम और सारा को ड्रॉप करके वो सीधी अपने कमरे में आई थी। डिनर का वक्त होने वाला था। उसने ये कपड़े डिनर की मुनासबत से ही पहने थे मगर जूस छलकने से जरा सा दाग पड़ गया था। उससे जल्दी से दुपट्टे का वो हिस्सा धोकर उसे इस्त्री किया। उससे रह रहकर वो ख्वाजा सिरा याद आ रहा था। उस बरादरी के लोग अक्सर आकर पैसे मांगते थे मगर ऐसी हरकत तो कभी किसी ने न की थी। उस ख्वाजा सिरा की अजीब निगाहें और अंदाज उससे फिर से झुरझुरी आई। फिर जब अपनी तैयारी से मुतमिन होकर वो बाहर आई और लॉबी का दरवाज़ा खोला तो पाँव किसी चीज़ से टकराया। वो चौंक गई। दरवाजे के साथ फर्श पे सफ़ेद अधखोले गुलाबों का बुके पड़ा था। वो झुकी और बुके उठाया। साथ में एक बंद लिफाफा भी था। वो दोनों चीज़ें उठाकर सीधी हुई और लिफाफा खोला जिस पे हयात सुलेमान लिखा था। अंदर वही सफ़ेद बेसतर चौकोर कागज़ था। उसके वस में उर्दू में लिखा था, उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का डिनर अच्छा गुजरेगा। उससे लिफाफा पलट कर देखा। कहीं भी कुछ और नहीं लिखा था, बस लिफाफे पे गुज़िश्ता रोज़ की मोहर लगी थी। ये कौन था और उसे क्यों फूल भेज रहा था। वो बुके और हाथ कमरे में रखकर सारे मामले में उलझती बाहर आई। ताया फुरकान के घर खूब चहल पहल लगी थी। लाउंज में सब कजन्स बैठे थे। एक तरफ खवातीन का करो खुशखबरियों में मशगूल था। मर्द हज़रात यकीनन डाइनिंग रूम में थे। उनके खानदान में कजन्स की बेतकल्फ़ी को बुरी नज़र से नहीं देखा जाता था। ताया फुरकान चारों बहन भाइयों में सबसे सख्त थे और उनकी सख्ती इरम के स्कार्फ लेने और घर से बाहर लड़कों से बात करने पे थी। इरम और बाकी कजन्स भी अमूमन अपने कजन्स के सिवा बाहर किसी लड़के से बात नहीं करती थी। हया और इरम तो पढ़ती भी ऑल वुमेन यूनिवर्सिटी में थी। हाँ, दूसरे चाचा और सुलेमान साहब मुस्तकबिल में अपने बच्चों की शादियाँ यकीनन मिक्स गैदरिंग में रखेंगे, ये सबको मालूम था। उनका खानदान सादा बड़ा ना था। वो लोग 3 भाई और 1 बहन थे। ताया फुरकान सबसे बड़े थे। दावर, फरूख और इरम उनके बच्चे थे। फरूख मेडिकल कर चुका था और आजकल पोली क्लिनिक से हाउस जॉब कर रहा था। वो हया से 3 साल बड़ा था। समी फरूख से साल भर छोटा था और एमबीए के बाद जॉब कर रहा था। इरम हया से साल भर छोटी थी। आजकल सबसे बड़े दावर की शादी तैयार थी। ताया फुरकान के पास सुलेमान साहब थे। हया उनकी इकलौती बेटी थी और रोहेल इकलौता बेटा। रोहेल पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका में होता था। अब उनके घर में सुलेमान साहब, फातिमा बेगम और हया बस यही तीनों थे। फिर साहिद चचा थे। उनकी बड़ी 2 जुड़वा बेटियां महविश और सहरिश थीं।
फिर बेटा रसा इंजीनियर था। सबसे छोटी बेटी सना ओ लेवल कर रही थी। इस वक्त सवाई रोहेल के जो अमेरिका में था और डावर भाई के जो गालबन ड्राइंग रूम में थे। बाकी तमाम लड़के लड़कियां लाउंज में मौजूद थे। लड़कियां कारपेट पे दायरा बनाकर बैठी थीं। इरम के हाथ में ढोलक थी। उसका दुपट्टा सर से ढलकर कंधों पर आ गया था। अगर अभी ताया फुरकान आ जाते तो वो फौरन उसको सर पे ले लेती। और वो महविश, सहरिश और सना के हमरा सुर मिला रही थी, जबकि रसा, फरूख और समी ऊपर कुर्सियों पर बैठे मजाकन लड़कियों की तरफ फिक्रे उछाल रहे थे। हेलो एवरीवन। वो सीने पर हाथ बांधे चलती हुई उनके करीब आकर रुकी तो सबकी निगाहें उसकी जानिब उठी। सफेद चेहरे के दोनों अतराफ में गिरते सीधे स्याह बाल और बड़ी बड़ी काजल से लबरेज आंखें। वो थी ही इतनी हसीन कि हर उठती निगाह में सताइश उमड़ाती। हया कैसी हो? आओ चलो इन लड़कों को हराते हैं। आओ बैठो ना। बहुत सी आवाजें उससे टकराई मगर उससे बेनियासी भरी मुस्कुराहट से शाने उचकाए। पहले मैं साइमा ताई की किचन में हेल्प करवा दूं। उससे इरम की अम्मी का नाम लिया, जिनको उससे आते हुए उठकर किचन की तरफ जाते देखा था। साइमा ताई ने यकीनन उसको आते नहीं देखा था, वरना उससे बुलवा लेती। इरम से ज्यादा समझदार तो बाकोल उनके हया थी। साइमा ताई के पीछे साहिद चाचा की बेगम आपदा चची भी चली गई थी। अब सोफे पे हया की अम्मी फातिमा बेगम तनाव बैठी थी। अम्मी, मैं जरा साइमा ताई के साथ हेल्प करवा दूं। उनको अपनी तरफ देखता पाकर उससे अपनी बात दोहराई तो उन्होंने मुस्कुराकर सर हिलाया। वो मुतमिन से आगे बढ़ गई। राहदारी पार करके किचन के दरवाजे के समेत बढ़ी ही थी कि साइमा ताई की तेज आवाज समाज से टकराई। जैसे मैं जानती ही नहीं हूँ कि ये सारे रंगढंग किस लिए होते हैं। एक मेरे ही बेटे मिले हैं इसको पागल बनाने के लिए। वो बेख्तियार दो कदम पीछे दीवार से जा लगी। ये साइमा ताई किसकी बात कर रही थी? तभी मैं कहूँ भाभी कि ये रजा क्यों हर वक्त हया हया करता रहता है। वो आपदा चाची थी। अपने नाम पे वो चौंक सी गई। वो कह रही थी, पिछली दफा जब हम सुलेमान भाई के घर खाने पे आए थे तो कैसे नक्सक से तैयार फिर रही थी। तब से रजा मेरे पीछे पड़ा है कि हया का रिश्ता मांगे। इस लड़की को लड़कों को मुतवज्जा करने का फन आता है आपदा। कितनी मुश्किल से दावर के दिल से इसका ख्याल निकाला था मैंने और फुरकान ने। वो तो अड़ ही गया था कि शादी करेगा तो सिर्फ हया से। मगर जब फुरकान ने सख्ती की कि भला ऐसी बेपर्दा और आजाद हयाल लड़की को अपनी बहू बनाकर हमने अपनी आखिरत बिगाड़नी है क्या, तब कहीं जाकर वो माना। मगर अब फरूख, क्या करूं इस लड़के का? ये अभी भी इस तरह कील कांटों से लेस होकर आ जाएगी और फारूक फिर से इसके जाने के बाद सिर पकड़ लेगा। अब मेरी इरम भी तो है। मजाल है कि सर पे दुपट्टा लिए बगैर घर से निकले। साइमा ताई फखर से कह रही थी और वो धुआं धुआं होते चेहरे के साथ बामुश्किल दीवार का सहारा लिए खड़ी थी। उसे लगा अगर उससे मजीद कुछ सुना तो उसके असाब जवाब दे जाएंगे। बदिक्कत अपने वजूद को संभालते वो वापस पलट आई। किसी बात पे हंसते हुए फरूक की निगाह उस पे पड़ी जो राहदारी से चली आ रही थी तो उसकी हंसी थम गई। वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। कबूल सूरत सा फरूक, जिसकी रंगत टफ रूटीन के बायस मजीद सांवला गई थी। मगर मसला उसकी वाजबी शख्सियत या हया की बेपर्दगी का ना था। असल बात तो वो सब जानते थे। फिर भला उसके बारे में रजा या फरूक ने सोचा भी कैसे? वो एक सपाट निगाह फरूक पे डालकर चुपचाप फातिमा बेगम के साथ सोफे पे आ बैठी। तुम्हें क्या हुआ? उन्होंने गौर से उसके चेहरे को देखकर पूछा। कुछ नहीं अम्मा। वो बादिक्कत खुद को नॉर्मल कर पाई। फातिमा बेगम मुतमईन हो गई और वो साइमा ताई के बारे में सोचने लगी, जिनका हया मेरी जान कहते मुंह ना थकता था। और ताया फुरकान के लिए तो वो ही बड़ी बेटी थी, लेकिन अंदर से उन लोगों के ऐसे ख्यालात होंगे वो गुमान भी नहीं कर सकती थी। और वो फूल, वो भी रसा या फरूख में से ही किसी ने भेजे होंगे। मगर कल रात जब पहली दफ़ा फूल आए थे तब तो फरूख नाइट ड्यूटी पे था। रजा था तो इस्लामाबाद में ही। मगर उन दोनों में से किसी को भी उसके सभांजी के सिलेक्शन के बारे में कैसे इल्म हुआ? शायद जब वो ज़ारा को फ़ोन पे बता रही थी तब खिड़की के बाहर कुछ खड़का था। यकीनन उससे खिड़की के बाहर से सारी बात सुन ली होगी और सुनकर ही वो खत लिखकर फूलों के साथ इधर रखा होगा। मगर उस पर तो कोरियर की एक रोज कब्ल की मोहर थी। शायद उससे कोई जाली मोहर इस्तेमाल की हो। मगर इतने झमेलों में फरूख और रजा जैसे जॉब वाले मसरूफ बंदे क्यों पड़ेंगे भला? उसका दिल कहता था ये ना फरूख है ना रजा, बल्कि कोई और है। खैर, जहन्नुम में जाए वो जो भी है। इन दोनों का दिमाग तो अभी ठीक करती हूँ। वो तेजी से उठकर लड़के लड़कियों के ग्रुप के पास चली आई। इरम, सामने खड़े खड़े उसे मखसूस बेनियाजी से सीने पे हाथ बांधे इरम को पुकारा तो सब रुककर उसे देखने लगे। क्या तुम लोगों ने सबीन पुप्पो को शादी का कार्ड भेजा था तुर्की?
कनखियों से उसने फरूख और रसा के चेहरों की तरफ देखा था। वो दोनों चौंके थे और दोनों को ही उसकी बात पसंद नहीं आई थी। जैसे फूफू का कार्ड सुलेमान चाचा को दिया था, उन्होंने भिजवा दिया होगा। और हाँ, फूफू को अब्बा ने फ़ोन कर दिया था। क्या वो आएंगी? आना तो चाहिए, आखिर करीबी रिश्ता है, तुमसे ना सही हमसे तो है। उससे करीबी रिश्ते पे जोर देकर एक चिताती नजर फरू और रसा पे डाली। वो दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम थे। फिर खाने के वक्त साइमा ताई ने सबसे पहले उसे बुलाया। हया मेरी जान, ये इरम किसी काम की नहीं है। तुम समझदार हो, टेबल पे तुमने ख्याल रखना है कि जैसे ही कोई डिश आधी हो, फौरन सफर कुक को इशारा करना, ठीक? श्योर ताई, मैं ख्याल रखूंगी। वो बात दिक्कत मुस्कुराती हुई सर्व करने लगी। चंद मिनट बाद सब डाइनिंग हॉल में खड़े अपनी अपनी प्लेटों में खाना निकाल रहे थे। डाइनिंग टेबल की अतराफ से कुर्सियां हटाकर एक दीवार के साथ लगा दी गई थीं, ताकि सब अपनी मर्जी से खाना निकालकर इधर उधर टहलते हुए खाते रहें। ताया जान, आपने सलाद नहीं लिया? वो रशियन सलाद से भरा शीशे का बड़ा प्याला उठाए ताया फुरकान और सुलेमान साहब के पास आई, जो अपने ध्यान में महवे गुफ्तगू थे। उसके पुकारने पर चौंके। थैंक यू बेटा। ताया फुरकान मुस्कुराकर चमचे से सलाद अपनी प्लेट में निकालने लगे। वो शलवार कुर्ते में मलबूस थे, कंधों पे शॉल थी और बाल रोब, चेहरे पे मूछें। सुलेमान साहब उनके बरक्स क्लीन शेव, डिनर सूट में मलबूस, खासे स्मार्ट और हैंडसम लग रहे थे। दोनों की सोच अपने उंगलियों की मानिंद थी। अब्बा, आप भी लेना। सुलेमान, तुमने सबीन को कार्ड पोस्ट कर दिया था? ताया को अचानक शायद उसकी शक्ल देखकर याद आया। सुलेमान साहब का चमचे में सलाद भरता हाथ जरा सुसुआ और चेहरे पे कड़वाहट फैल गई। बहुत आहिस्ता आहिस्ता से उन्होंने सलाद से भरा चमचा अपनी प्लेट में पलटा। कर दिया था। उनके लहजे में अजीब काट थी जो हया के लिए नहीं थी। अब्बा, सबीन पुप्पो शादी पे आएंगी? वो पूछे बिना ना रह सकी। कल मेहंदी है, आना होता तो अब तक आ गई होती। 30 सालों में जो औरत सिर्फ चंद दफा मिलने आई हो, वो अब भी ना आए तो बेहतर है। हया तो क्या, फुरकान ताया भी दंग रह गए। सुलेमान, क्या हुआ है? थैंक यू बेटा। जवाब देने के बजाय सुलेमान साहब ने उसे मुखातिब किया। तो वो अब तुम जाओ का इशारा समझकर सर झुकाए वहां से चली आई। बहुत आहिस्ता से सलाद का प्याला मेज पे रखा और अपनी आधी भरी प्लेट उठाई, मगर अब कुछ भी खाने को जी नहीं जा रहा था। ये अब्बा को क्या हो गया था? वो फूफो के बारे में ऐसे गुफ्तगू क्यों कर रहे थे? फिर वो रह नहीं सकी। अपनी प्लेट लिए उस सतून के पीछे आ खड़ी हुई, जिसकी दूसरी जानिब ताया और अब्बा खड़े थे। बज़ाहिर अपनी प्लेट पे सर झुकाए, उसके कान उन्हीं की तरफ लगे हुए थे। हया के लिए उमैर लगारी ने अपने बेटे का प्रपोजल दिया है। सुलेमान साहब अपने दोस्त और अपनी कंपनी के शेयर होल्डर का नाम लेकर कह रहे थे और उसके हाथ में पकड़ी प्लेट लर्ज गई। दिल सहम उठा। ये क्या कह रहे हो? ताया फुरकान शशदार रह गए। भाई, इसमें हैरत की क्या बात है? वलीद अच्छा लड़का है। कल मेहंदी पे आएगा तो आपको मिलवाऊंगा। सोच रहा हूँ हया से पूछकर हाँ कर दूं। मगर मगर सुलेमान, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? तुम हया की शादी यूं कैसे कर सकते हो? बाप हूं उसका, कर सकता हूं। फातिमा भी राजी है और मुझे यकीन है कि हया को भी कोई एतराज नहीं होगा। और जिहान, जिहान का क्या होगा? कौन जिहान? सुलेमान साहब यकसर अनजान बन गए। तुम्हारा भांजा, सबीन का बेटा जिहान, जिससे तुमने हया का निकाह किया था। तुम कैसे भूल सकते हो? जवाबन सुलेमान साहब ने नागवारी से सर झटका। वो 21 साल पुरानी बात है और हया अब 22 साल की हो चुकी है। बेवकूफ़ी की थी मैंने कि सबीन पर इतबार करके अपनी बच्ची का निकाह उसके बेटे से करवा दिया था। क्या इन 21 वर्षों में कभी सबीन ने मुड़कर पूछा कि इस निकाह का क्या बना या क्या बनेगा? ज्यादा से ज्यादा वो 6 माह में एक फोन कर लेती है और 3 मिनट बात करके रख देती है। आपको वाकई लगता है वो लोग इस रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं? मगर सबीन तो सिकंदर की वजह से, तुम जानते हो, वो उल्टे दिमाग का शख्स। मैं कैसे मान लूं कि सिर्फ अपने मगरूर और बददिमाग शोहर की वजह से वो अपने बेटे का निकाह भूल सकती है? इतने बरस बीत गए, उससे फिर कभी रिश्ते या शादी की बात मुंह से नहीं निकाली। मैं उससे क्या उम्मीद रखूं? मगर जिहान तो अच्छा लड़का है। तुम उससे मिले तो थे पिछले साल जब तुम इस्तांबुल गए थे। जी, जिहान सिकंदर, अच्छा लड़का। माय फुट। उन्होंने तलखी से सर झटका। उसके तो मिजाज ही नहीं मिलते। वो तुर्की में पैदा हुआ है। उसने कभी पाकिस्तान की शक्ल नहीं देखी। ना उसे उर्दू आती है ना पंजाबी। कभी इन तमाम बरसों में उसने अपने किसी मामू का हाल पूछा? कभी फोन किया? मैं ये सब भूल जाता।
मगर जब मैं पिछले साल इस्तांबुल गया तो क्या आप यकीन करेंगे भाई कि मैं 18 रोज वहां रहा। मैं रोज सबीन के घर जाता था। सिकंदर तो मिला ही नहीं। और जिहान, जिहान आखिरी रोज मुझसे मिला और वो भी 15 मिनट के लिए, बस। वो भी जब उसकी माँ ने मेरा नाम बताया तो काफी देर बाद उसे याद आया कि मैं उसका कोई दूर पार का मामू होता हूँ। फिर जानते हैं वो मुझसे क्या पूछने लगा? क्या पाकिस्तान में रोज बम धमाके होते हैं? और क्या वहाँ इंटरनेट की सहूलत मौजूद है? फिर उसका फोन आया और वो उठकर चला गया। मैं कभी हया के लिए कोर्ट से खुला लेने के मुतल्लिक ना सोचता अगर मैं उस रोज एक तुर्क लड़की को जिहान को घर ड्रॉप कर देना देख लेता। जब मैं फ्लाइट पकड़ने से कल सबीन को खुदा हाफिज कहने गया था, उस लड़की के साथ उसकी बेतकल्फी। इल्ला मान, वो सिकंदर शाह का बेटा है और वो अपने बाप की ही परतू है। मैं समझता था कि अगर अहमद शाह जैसे अजीम इंसान का बेटा होकर सिकंदर उसके बरक्स निकला तो वैसे ही जिहान भी अपने बाप के बरक्स निकलेगा और एक अच्छा इंसान होगा, मगर नहीं। वो उसी मगरूर आदमी का मगरूर बेटा है। हया कौन है? उसका उनसे क्या ताल्लुक है? ये बात ना जिहान को याद थी ना सबीन को। सबीन तो ये जिक्र ही नहीं करती। अब मैं अपनी बेटी को जबरदस्ती उनके घर भेज दूं क्या? खैर, कल वलीद से मिलवाऊंगा आपको। अब जो रिश्ता भी अच्छा लगा मैं हया की उधर शादी कर दूंगा। और अब उसमें मज़ीद सुनने की ताब नहीं थी। वो सफ़ेद चेहरा लिए बोझल कदमों से चलती उनसे दूर हट गई। जिहान को उससे कभी नहीं देखा था, बस बचपन से अपने और उसके रिश्ते के मुतल्लिक सुना था। उस साल भर की थी जब सबीन पोपो पाकिस्तान आई और फरहत जज्बात में अपने 8 साला बेटे के लिए उसका रिश्ता मांग लिया। जज्बाती सी कार्रवाई हुई और दोनों बहन भाइयों ने अपने बच्चों का निकाह कर दिया। तब 8 साला जिहान उनके साथ था। फिर वो तुर्की चला गया। 21 साल गुजर गए। वो तुर्की में ही रहा, कभी पाकिस्तान नहीं आया। और उस विजिट के बाद तो सबीन फूफो भी नहीं आई। ना कभी उन्होंने कोई तस्वीर भेजी, ना खत लिखा। अगर कभी कोई तुर्की चला जाता तो उनसे मिलना था, वरना उनसे रब्ता ना होने के बराबर रह गया था। इंटरनेट वो इस्तेमाल नहीं करती थी। अगर जिहान करता था तो भी उसका कोई ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, किसी के पास कुछ भी ना था। इरम वगैरह उसे फेसबुक पे सर्च कर करके थक गए थे, मगर तुर्की का कोई जिहान सिकंदर उन्हें नहीं मिलता था। शुरू के चंद बरस पुप्पो बहुत फ़ोन करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये राब्ते ज़िंदगी की मसरूफियत में खो गए। 3 माह में एक फ़ोन उनका आ जाता और 3 माह बाद एक फ़ोन इधर से चला जाता। यूं 6 माह में 2 ही दफ़ा बात हो पाती। रस्मी अलेक सलेक, मौसम का हाल, सियासत पे तबादला ख्याल और फिर खुदा हाफिज। इन तमाम बातों के बावजूद वो खुद को ज़हनी और जज्बाती तौर पर जिहान से वाबस्ता कर चुकी थी। निकाह के वक्त की तस्वीर आज भी उसके पास महफूज थी। 8 साला, भूरे बालों और सुनहरी रंगत वाला खूबसूरत सा लड़का, जिसको उससे अपने रूबरू कभी नहीं देखा था। और शायद तुर्की जाने की सारी खुशी की वजह भी यही थी, जिस पर अब्बा ने पानी फेर दिया था। उस रोज़ उसे रह रह कर पुप्पो और जिहान पर गुस्सा आ रहा था, जिनकी बेरूही के बायस अब ये रिश्ता एक सवालिया निशान बनकर रह गया था। मगर खैर, डावर भाई की शादी हो जाए और सेमेस्टर ख़त्म हो जाए, फिर वो तुर्की जाएगी और उन लोगों को ज़रूर ढूंढ लेगी। हया, हया किधर हो? वो लॉबी में आवेजा आईने के सामने खड़ी माथे पे टीका दुरुस्त कर रही थी जब फातिमा बेगम उसे पुकारती आई। हर तरफ गहमा गहमी थी। एक नाकाबिले फहम शोर समझ आ था। मेहंदी का फंक्शन बाहर शुरू हो चुका था। सब पर जाने की जल्दी मचाए इधर उधर भाग रहे थे और वो अभी तक वहीं खड़ी थी। क्या हुआ अम्मा? वो टीके के साथ उलझी हुई थी जो माथे पे सेट होकर नहीं दे रहा था। सोने का गोल सिक्के की शक्ल का टीका जिसके नीचे एक सुर्ख रूबी लटक रहा था, बार बार इधर उधर झूल जाता। टीके को ठीक करते हुए मसलसल उसकी कलाइयों में भरी चूड़ियां खनक रही थीं। जल्दी आओ, तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं, किसी से मिलवाना है तुम्हें। उनकी आवाज़ से खुशी की रमक महसूस करके वो चौंक कर उनको देखने लगी। नफीस सी सिल्क की साड़ी और डायमंड्स पहने वो हासी बावकार और होश लग रही थीं। उसकी उंगलियों ने टीका छोड़ दिया। दिल जोर से धड़का। क्या फूफो आ गई थी और उनका मगरूर बेटा भी? किधर है अब्बा? वो थक थक करते दिल के साथ उनके पीछे बाहर निकली। गेट के करीब सुलेमान खड़े दिखाई दे रहे थे। उनके साथ एक खूबसूरत सा लड़का खड़ा था, जिसके शाने पे हाथ रख के वो कुछ कह रहे थे। सामने हासे बावाकार से सूट में मलबूस एक साहब और एक डिसेंट सी खातून थी। वो दोनों पहलुओं से लहंगा जरा सा उठाए हुए उनके करीब आई। ये हया है, मेरी बेटी। सुलेमान साहब ने मुस्कुराकर उसे शानों से थामा। अस्सलाम वालेकुम। उसे सर को जंबिश देते हुए मदम से सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा। वो तीनों दिलचस्पी से उसे देखने लगे। उसने डल गोल्डन लहंगा और कामदार ब्लाउज पहन रखा था।
ब्लाउज की सीने आधी से भी छोटी थीं और उनसे निकलते उसके धुरिया बाजू सुनहरे मोतियों की शुआओं में सुनहरे दिख रहे थे। भारी कामदार दुपट्टा उससे गर्दन में डाल रखा था। बाल हमेशा की तरह सीधे करके कमर पर गिरा रखे थे। टिकिए के साथ के सुनहरी झुमके कानों से लटक रहे थे। वो मलाई से बना चेहरा हल्के से संगार से मजीद दिलकश लग रहा था। उससे काजल से लबरेज पलकें उठाई। वो तीनों सताइशी निगाहों से उसे देख रहे थे। और हया, ये मेरे दोस्त हैं, उमर लगारी। और ये मेरे नाज भाभी हैं, और ये उनके साहबजादे हैं, वलीद। उसके दिल पे एक बोझ सा आ गिरा। आंखों में बेख्तियार नमकीन पानी भर आया, जिसे उससे अंदर उतार लिया। नाइस टू मीट यू। वो मेहमान आने लगे हैं। मैं फूलों की पत्तियां उधर रखाई थी, बस मुझे ढूंढ रहे होंगे, तो मैं। हाँ हाँ, तुम जाओ, एंजॉय करो। सुलेमान साहब ने आहिस्तगी से उसके शानों से हाथ हटाया। वो मासतवाना मुस्कुराती गेट की जाने बढ़ गई। बाहर आकर उसने बेख्तियार आंखों के भीगे कोशे साफ किए और एक नज़र पलट कर उनको देखा, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। उनके घर के साथ खाली प्लॉट में शामियाने लगाकर मेहंदी का फंक्शन अरेंज किया गया था। मेहंदियाँ दोनों घरानों की अलग अलग थीं। गेंदे के फूलों और मोती की लड़ियों से हर कोना सजा था। रोशनियों की एक बहार सी उतरी हुई थी। तकरीब सेग्रीगेटेड थी। मर्द अलग, औरतें अलग। हाँ, औरतों वाली तरफ खानदान के मर्दों का आना जाना लगा था। म्यूजिक सिस्टम के साथ डीजे बैठा था और मूवी मेकर कैमरा लिए फिर रहा था। एरम भी सिल्वर कामदार लहंगे में इधर उधर घूम रही थी। वहाँ डीजे, मूवी वाले और रिफ्रेशमेंट सर्व करते वेटर्स बाहर के मर्द थे। मगर आज तो शादी का एक फंक्शन था, फिर सर ढकने की पाबंदी कैसे होती? शादियों पे तो हैर होती है ना। हया, डांस शुरू करें? इरम अपना लहंगा संभालती उसके पास आई। दावर भाई पे सारे अरमान निकाल कर तमाम रस्में करके उनको मर्दाने में भेज दिया गया था। हाँ ठीक है, तुम गाना लगवाओ। और ये कौन है? वो मसरूफ से अंदाज में इरम से बोलती लहजा भर को चूंकि सामने वाली कुर्सियों के कितार के साथ एक लड़की खड़ी एक कुर्सी पे बैठी खातून से झुककर मिल रही थी। उसने स्याह अबाया और ऊपर स्टोल ले रखा था। वो औरतों का फंक्शन था। फिर भी अजीब बात थी कि उस लड़की ने उंगलियों से निकाब थाम रखा था। उसकी आंखें और माथे का कुछ हिस्सा निकाब से झलक रहा था। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। वो जैसे मुस्कुराते हुए उन खातून से कुछ कह रही थी। कौन? इरम ने पलट कर देखा, फिर गहरी सांस लेकर वापस मुड़ी। ये एलियन है। कौन? हया ने हैरत से पूछा। एलियन? अरे भाई, शैला भाभी हैं ये। पूरी दुनिया से अलग, इनकी डेढ़ इनकी मस्जिद है। बस तवज्जो खींचने के लिए फंक्शंस पर भी अब आया और निकाब मिलती हैं। अब पूछो भला औरतों के फंक्शन में किससे पैदा कर रही हैं? हाँ वाकई अजीब है ये भी। उससे शाने उचकाए। वो उनकी एक सेकंड कजन की वाइफ थी और साल भर पहले ही शादी हुई थी। डीजे ने गाना सेट कर दिया था। खूब शोर हंगामा शुरू हो गया। उन्होंने मूवी वाले को डांस की मूवी बनाने से मना कर दिया और फिर अपना महारत से तैयार करदा रक्स शुरू किया। एक सुनहरी परी लग रही थी तो दूसरी चांदी की। जब पाँव दुख गए और खूब तालियां बजी तो वो हंसती हुई वापस कुर्सियों की तरफ आई। अस्सलाम वालेकुम शाइला भाभी। वो लड़की भी उसी मेज पर मौजूद थी। महविश, सहरिश और सना भी अपनी अम्मी के साथ वहीं थी। इरम ने फौरन सलाम किया। हया ने भी पैरवी की। वालेकुम सलाम, कैसी हो तुम दोनों? वो मुस्कुराकर खुशदिली से मिली। एक हाथ की दो उंगलियों से उससे अभी तक स्याह निकाब थाम रखा था। बिल्कुल ठीक। शैला भाभी, निकाब उतार दे। इधर कौन है? शैला ने जवाबन मुस्कुराकर अस्वाद में सर हिलाया, मगर निकाब उसी तरह पकड़े रखा। माशाल्लाह, तुम दोनों बहुत प्यारी लग रही हो। वो बात करते करते जरा सी तिरछी हो गई। हया ने हैरत से देखा। शायद उस सब मूवी वाला फिल्म बना रहा था, इसीलिए। अजीब औरत है। इतनी भी क्या बेतबारी, हमारी फैमिली मूवी है, हम कौन सा बाहर किसी को दिखाएंगे? हया बड़बड़ाई। फिर वो जल्द ही मासक करके वहां से चली आई। उस मेज पर आपदा चाची भी तो बैठी थी और कल उनकी बातें सुन लेने के बाद इतनी मुनाफकत उसमें नहीं थी कि वो आपदा चाची और साइमा ताई से हंस हंस कर बातें कर सकती। अम्मा जाने किधर थी? किससे पूछे कि सबीन पुप्पो आई हैं या नहीं, और आएंगी या नहीं। काफ़ी देर शशो पंच में मुबतला रही, फिर घर चली आई और लॉन्च में टेलीफोन स्टैंड के साथ रखी डायरी उठाई। रक्स के बायस पाँव दर्द करने लगे थे। वो सोफे पे थम से गिरी। एक हाथ से गोल्डन हाई हील्स के स्ट्रैप्स खोलकर उन्हें उतारा और नंगे पाँव ठंडे मार्बल के फर्श पे रख दिए। साथ ही वो डायरी की सफ़ात पलटती सबीन पुप्पो का नंबर तलाश कर रही थी। उससे कभी उनको यूं फ़ोन नहीं किया था, मगर आज वो दिल के हाथों हार गई थी। तुर्की का वो नंबर मिल ही गया। उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल किया। घंटी जाने लगी थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई।
5वीं घंटी पे फ़ोन उठा लिया क्या? हेलो। भारी मर्दाना आवाज़ उसकी समाज से टकराई। अस्सलाम वालेकुम। उससे खुश लबों पे ज़ुबान फेरी। जवाबन वो किसी अनजान ज़ुबान में कुछ बोला। मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। वो गड़बड़ाकर अंग्रेज़ी में बताने लगी। पाकिस्तान से कौन? अब कि वो अंग्रेज़ी में पूछ रहा था, उसकी आंखों में पानी भरने लगा। मैं सबीन सिकंदर की भतीजी हूँ। प्लीज़ उनको फ़ोन दे दे। वो जौहर तक गई हैं। कोई मैसेज है तो बता दें। वो मसरूफ़ से अंदाज में कह रहा था। अब ये जौहर क्या था, उसे कुछ अंदाज़ा ना था। वो सबीन पप्पू ने पाकिस्तान नहीं आना क्या दावर भाई की शादी पर? नहीं, वो बिजी हैं। शायद वो फ़ोन रखने ही लगा था कि वो कह उठी। आप कौन? उनका बेटा जिहान। खट से फ़ोन रख दिया गया। उससे भीगी आंखों से रिसीवर को देखा और फिर जोर से क्रैडल पे पटा। बेख्तियार उमड़ आने वाले आंसू साफ करती वो झुककर सैंडल पहनने लगी। आंसुओं ने आंखों का मेकअप जरा सा खराब कर दिया था। वो उसे फिर से ठीक करके कुछ देर बाद बाहर आई तो गेट की तरफ से सफ़र चला आ रहा था। उसके हाथ में सफ़ेद अधखिले गुलाबों का बुके था। वो बेख्तियार ठिठक कर रुकी, फिर लहंगा संभालती बरामदे के सीने में उतर आई। ये क्या है सफ़र? ओह, तुसी इत्थे हो? ये कोरियर वाले ने दिया है तुम्हारे लिए। सफ़र ने गुलदस्ता और एक बंद लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। वो पिछले 7 साल से ताया फुरकान का मुलाजिम था। वो गांव से उसे लेकर आए थे। जब आया था तो पंजाबी बोलता था। फिर इन 7 बरसों में उर्दू सीखने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। अब वो कोई दरमियानी जुबान बोलता था। ठीक है तुम जाओ। उससे बुके को बाजू और सीने के दरमियान पकड़ा और दोनों हाथों से बंद लिफाफा खोलने लगी। हस्बे मामूल उसमें सफ़ेद सा वो कागज़ था जिसके बिल्कुल दरमियान में उर्दू में एक सतर लिखी थी। उस लड़की के नाम, जो कभी किसी अनचाहे रिश्ते के बनने के खौफ से रोती है, तो कभी किसी बन चुके अनचाहे रिश्ते के टूटने के खौफ से। वो सुन रह गई, फिर घबरा कर इधर उधर देखा। गेट खुला था। मेहंदी वाली जगह से रोशनियां और मौसीकी का बेहंगम शोर यहाँ तक आ रहा था। दरमियान में बहुत से लोग आ जा रहे थे, मेहमान, नौकर चाकर वगैरह। ऐसे में क्या कोई इधर था जो उसका बागौर मुशाहिदा कर रहा था? उससे लिफाफे को पलटा। कोरियर की मोहर एक रोज कब्ल की थी। अभी 10 मिनट कब्ल वो जिहान के साथ पहली दफा बात करके रोई थी। बन चुका अनचाहा रिश्ता। और घंटा भर पहले वलीद और उसके वालिदैन से मिली थी। अनचाहे रिश्ते के बनने के खौफ। ये कौन था जो इतना बाखबर था? एक दिन कबल ही उसे कैसे इल्म हुआ कि वो आज 2 दफा रोएगी? वो खौफसदा से खड़ी बार बार वो तहरीर पढ़े जा रही थी। अब्बा निकल तो नहीं गए? वो परफ्यूम की बोतल बंद करके सिंगार मेज पे रखते महसूस हॉर्न और गेट खुलने की आवाज़ से मोबाइल और पर्स उठाकर भाई को भागी। काफ़ी देर से वो कमरा बंद करके बारात में जाने के लिए तैयार हो रही थी। फातिमा बेगम जल्दी जल्दी का शोर मचाए 10 बार दरवाज़ा बजा चुकी थी। मुकर्रा वक्त होने को था। आज डावर भाई की बारात थी। सुलेमान साहब को तो सबसे पहले हॉल पहुंचना था और उसकी सुस्त तैयारियों से वो भी वाकिफ थे। पोर्श खाली था। ताया फुरकान के पोर्शन से अलबत्ता शोर सुनाई दे रहा था। गालबन वहां पर अभी सब नहीं निकले थे। अब क्या करें? अब्बा को फ़ोन करें या ताया फुरकान के घर जाकर किसी से लिफ्ट मांगे? वो उन्हीं सोचों में उलझती अंदर जाने को पलटी ही थी कि खुले गेट पे हॉर्न हुआ। उससे रुक कर देखा। स्याह चमकती अकोट बाहर खड़ी थी। उसकी हेडलाइट सासी तेज थी। हया की आंखें चुंधी आ गई। उससे बेख्तियार माथे पे हाथ का साया बनाकर देखना चाहा, तभी हेडलाइट सीमी हुई। ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स का चेहरा वासिया हुआ। वो वलीद लगारी था। साथ फ्रंट सीट पे उसके वालिद थे और पीछे वालदा। अस्सलाम वालेकुम हया। वो दरवाज़ा आधा खोलकर बाहर निकला और एक नर्म मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। वो धीमी होती हेडलाइट्स की रोशनी में उनके सामने खड़ी थी। गहरे सुर्ख कामदार बगैर आस्तीनों वाले फ्रॉक जो पाँव तक आता था और नीचे हमरंग तंग पजामा। फ्रॉक बहुत लंबा था, सो पजामे की चूड़ियां बामुश्किल पॉलिश भर ही दिखाई देती थीं। गोल्डन दुपट्टा गर्दन में था और कानों से लटकते लंबे लंबे अवेज से कंधों को छू रहे थे। काजल से लबरेज स्याह आंखें और कमर पे गिरते स्याह बाल। हमें मैरिज हॉल का इल्म नहीं है, अंकल हैं। वो निगाहों में उसे जज्ब करते पूछ रहा था। वो मुझसे सबसे आगे आई, फिर उसे नजरअंदाज किए लगारी साहब के दरवाजे के साथ रुकी। अंकल पैराडाइज हॉल जाना है और अब्बा शायद निकल गए। मुझे तो पता ही नहीं चला। वो वाकई परेशान थी। ओह, तो आपके चाचा वगैरह? वो तो अब्बा से भी पहले चले गए थे। ठहरे, अब्बा ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें वापस। अरे, वो क्यों वापस आए? उनका जल्दी पहुंचना ज़रूरी है। आप हमारे साथ आ जाओ बेटा, हमने भी तो वहीं जाना है। हाँ बेटा आओ।
मिसेस महनाज लगारी ने फौरन अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला और दूसरी तरफ हो गई। वो चंद लम्हे तसवसब में खड़ी रही। अब अगर अब्बा का इंतज़ार करती तो आधा फंक्शन निकल जाता, और अगर उनके साथ जाती तो अब्बा बुरा नहीं मानेंगे, ये तो उसे यकीन था। चलें ठीक है, वो हिचकिचाते हुए पिछली सीट की तरफ बढ़ गई। तो हमारी बेटी क्या करती हैं? रास्ते में लगारी साहब ने पूछा था। मैं इनकी बेटी कब से हो गई? जी, मैं शरिया एंड लॉ में LLB ऑनर्स कर रही हूँ। यानी कि आप इस्लामी वकील हैं? जी, वो फीका सा मुस्कुराई। ये लोग इतनी अपनाहियत क्यों दे रहे थे उसे? तो ये शरिया एंड लॉ कैसा सब्जेक्ट है? उमर लगारी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा। क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर एक इंजीनियर हूँ, और इंजीनियरिंग शुरू में मुझे बहुत मुश्किल लगती थी, बाद में आसान हो गई। मुझे शरिया शुरू में मुश्किल लगती थी, बाद में आदी हो गई। वो तीनों हंस पड़े तो उसे एहसास हुआ कि उसे वहाँ उनके साथ ज़्यादा बेतकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए। हया बेटा, आपका शादी के बाद प्रैक्टिस का इरादा है? क्योंकि मैं और आपके अंकल तो कभी इस मामले में ज़बरदस्ती के कायल नहीं रहे। हमने फील्ड मुंतखब करने से लेकर करियर बनाने तक हर चीज़ में अपने बच्चों की मर्ज़ी को मुकद्दम रखा है। खुद वलीद को भी शादी के बाद बीवी की जॉब करने पर कोई एतराज़ नहीं है। महनाज कह रही थी और बक्का बक्का उनको देख रही थी। क्या मामलात इतने आगे बढ़ चुके थे, या वो इस खुशफहमी का शिकार थे कि अब्बा उनको इनकार नहीं करेंगे? वह मुश्किल मुंह हाँ में उनके सवालात के जवाब देती। वो इस वक्त पुरसुकून हुई जब मैरिज हॉल की बत्तियां नजर आने लगी। लिफ्ट का शुक्रिया अंकल। वो अंकल और आंटी के साथ ही बाहर निकली थी। उसी पर लगारी अंकल का मोबाइल बजा तो मासरत करके एक तरफ चले गए। महनाज भी उनके पीछे गई। हया सुनिए। वो जाने ही लगी थी कि वलीद ने पुकारा। वो अभी तक अंदर स्टीयरिंग व्हील थामे बैठा था। मुझे आपसे बात करनी है। वो अपनी तरफ का शीशा नीचे किए उससे मुखातिब था। मगर ये मुनासिब नहीं है। मगर मुझे इसी रिश्ते के हवाले से बात करनी है। अगर आप 2 मिनट अंदर बैठकर मेरी बात सुन लें तो। साथ ही उसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। रोशनी का एक कूंदा उसके जहन में लपका। मौका अच्छा था। वो उसको अपने निकाह के बारे में बताकर सारा मामला यहीं दबा सकती थी। लाठी भी नहीं टूटेगी और ये 6 फीट का सांप भी रास्ते से हट जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं तो। डोंट वरी, मैं कार बैक साइड पर ले जाऊंगा, आप बैठिए। वो मुतसब्सब सी अंदर बैठ गई। जिंदगी में पहली दफा वो यूं किसी लड़की के साथ तनहा बात करने बैठी थी। अब्बा को पता चलता तो उनकी सारी वसी उल नजरी भग से उड़ जाती। उसे लिबास पहनने की आज़ादी थी, सर ढकने की पाबंदी भी ना थी, मगर लड़कों से बेतकल्फी या दोस्ती की इजाज़त अब्बा ने कभी नहीं दी थी। वो बैठी तो वलीद सन से गाड़ी भगा ले गया। आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए, फिर मुझे भी कुछ कहना है। वो सर झुकाए गोद में रखे हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी। अजीब मुसरफ हालत हो रही थी उसकी। पहले आप कहिए। वलीद मैरिज हॉल की पिछली तरफ एक निस्बतन सुनसान गली में गाड़ी ले आया था। ओके, मुझे कुछ बताना था। वो गर्दन झुकाई कहने लगी। मेरे अब्बा ने मालूम नहीं आपको बताया है या नहीं, मगर मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। मेरा निकाह मेरी फुप्पो के बेटे से बचपन में ही हो गया था। वो लोग तुर्की में होते हैं। कुछ खानदानी मसाइल के बायस मेरे अब्बा उनसे ज़रा बदसन है, और अब मुझे डाइवोर्स दिलवाकर मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। उससे सर नहीं उठाया। वलीद की खामोशी से उसने यही मुराद ली कि वो सख्त शौक के आलम में है। मैं अपने शौहर की वफादार हूँ मिस्टर वलीद। मैंने उसी के ख्वाब देखे हैं और ज़हनी तौर पर खुद को उससे वाबस्ता पाती हूँ। अब किसी और से शादी करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। वो अब भी कुछ न बोला। हया गोद में रखे हाथों को देखते हुए बोलती जा रही थी। प्लीज़, आप इनकार कर दें। मैं किसी और की बीवी हूँ। निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। प्लीज़, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ। उसने चेहरा ऊपर उठाया। वो जब तक खामोश गहरी नजरों से उसे देख रहा था। ये उसका चेहरा तो ना था जो वो सारा रास्ता ड्राइविंग के दौरान देखती आई थी। ये तो कोई और ही शख्स था। फिर आपने क्या सोचा? उसकी आवाज़ सड़खड़ा गई। वलीद की आंखों में कुछ ऐसा जरूर था कि उसे लगा कि वो संगीन गलती कर चुकी है। खतरे का अलार्म जोर जोर से उसके अंदर बजने लगा। किस बारे में? वो बोझल आवाज़ से बोला तो दरवाजे की तरफ सिमटी। नामहसूस अंदाज से उसका हाथ हैंडल पर रेंग गया। आपके इस रिश्ते से इनकार के बारे में? सारी उम्र पड़ी है ये बातें करने के लिए हया। अभी तो इन लम्हों से फायदा उठाओ जो मयस्सर है। वो एकदम उस पर झुका। हया के लबों से चीख निकली। वलीद ने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर रखने चाहे, मगर उसने जोर से हैंडल खींचकर दरवाज़ा धकेला। दरवाज़ा खुलता चला गया। वो दोनों हाथ से वलीद को धक्का देकर बाहर निकली। उसका दुपट्टा वलीद के हाथों में आ गया था। वो तेज़ी से भागी तो वलीद ने दुपट्टा खींचा। दुपट्टा उसकी गर्दन के साथ रगड़ता हुआ पीछे वलीद के हाथों में रह गया। वो बिना पीछे मुड़कर देखे भागी जा रही थी।
उसे वलीद के दरवाज़ा खोलकर कोई ऊंची सी अंग्रेजी गाली देने की आवाज़ सुनाई दी थी। उसके भागते कदमों में तेजी आ गई। गलियां सुनसान थीं, जाने वो कहाँ ले आया था। आज एतवार था और दुकानों के शटर गिरे हुए थे। वो इधर उधर देखे बगैर बदहवास से दौड़ती हुई एक गली में मुड़ गई। पीछे कोई दौड़ता हुआ आ रहा था। वो भागती हुई गली के दूसरे सिरे तक पहुंची, मगर ये क्या, गली बंद थी। डेड एंड। वो बेसाख्ता पलटी। भागते कदमों की आवाज़ करीब आ रही थी। वो दौड़कर गली के बंद सिरे तक गई और दीवार की ईंटों को छूकर टटोला। शायद अंदर कोई जादुई दरवाज़ा हो, शायद हैरी पॉटर की कहानियां सच हो। मगर क्यों भागती हो? मसरूर से अंदाज में किसी ने पीछे से कहा तो वो घबरा कर पलटी। वलीद सामने से कदम कदम चलता आ रहा था। उसके लब्बों पर फातहाना मुस्कुराहट थी। वो निढाल से दीवार से लग गई। उसका दुपट्टा तो वहीं रह गया था, अब बगैर आसीनों के। झलकते बाजू और गले का गहरा घाट। उसने बेख्तियार सीने पर बाजू लपेटे। मुझे जाने दो। उसकी आवाज़ पर आ गई। पहली दफ़ा ये गलती की थी और पहली ही दफ़ा इतनी बड़ी सजा। कैसे जाने दूं? फिर तुमने हाथ थोड़ी ना आना है। वो चलते चलते उससे चंद कदम के फासले पर आ खड़ा हुआ था। दूर लगे स्ट्रीट पोल का बल्ब उसके पीछे छुप गया था। प्लीज, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। तो कैसी लड़की हो? मुझसे लिफ्ट ले ली मगर शादी से इनकार है। तभी गाड़ी में इतनी बेरुखी दिखा रही थी। वो उसके बिल्कुल सामने आ रुका। प्लीज। वो खोले खोले लरस रही थी। उसमें इतनी हिम्मत ना थी कि अब वलीद को धक्का दी थी। श्श। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। हया ने सख्ती से आंखें मीच ली। उसका सर चकराने लगा था। तभी उसे जोर से किसी सर्ब लगने की आवाज सुनी और फिर वलीद की कराह। उससे धीरे से आंखें खुली। वलीद चकरा कर नीचे गिर रहा था और उसके पीछे कोई खड़ा नजर आ रहा था। शोक नारंगी शलवार कमीज में मलबूस, मेकअप से हटा चेहरा लिए। वो ही उस रोज वाला ख्वाजा सरा, डॉली। उसके हाथ में एक फ्राइंग पैन था जो उससे शायद वलीद के सर पे मारा था। वो साकित सी उसको देख रही थी। डॉली ने पाँव से एक ठोकर वलीद को मारी तो उसका बेहोश वजूद जरा परे हुआ। वो 2 कदम आगे बढ़ा और ऐन हया के सामने रुका। उसके सिल्वर चमकीले आई शेडो से हटी आंखों में ऐसी काट थी कि वो सांस रोके उसे देखी गई। तभी उसने हाथ बढ़ाया। वह हया को गर्दन के पीछे दबोचा। यूं के कुत्ती पे गिरे बाल भी उसकी गिरफ्त में आ गए। डॉली के हाथ और हया की गर्दन के दरमियान उसके बाल थे। फिर भी उसके हाथ का खुरदरापन वो महसूस कर सकती थी, लेकिन लबों से करा तक न निकली। उसकी गर्दन को यूं ही पीछे से दबोचे डॉली ने एक झटके से उसे आगे धकेला। वो बेख्तियार खांसी, मगर डॉली की बेरहम गिरफ्त ढीली न पड़ी। वो उसे उसी तरह पकड़े अपने आगे आगे धकेल कर चला रहा था। वो लड़खड़ाते कदमों से चल रही थी। गली के आगाज तक जहां से वो आई थी वो उससे ले गया, फिर मुखालिफ समेत में मुड़ गया। सामने ही मैरिज हॉल का पिछला हिस्सा था। वो उसे अपने आगे धकेलता पिछले गेट तक ले आया और एक झटके से उसे छोड़ा। हया को लगा उसी गर्दन के गिर्द से एक खुरदरा तोक हटा है। उसे पलटकर टुपटुपाई आंखों से डॉली को देखा। वो अभी तक लब भींचे तल काटदार निगाहों से उसे देख रहा था। हया की आंखों से आंसू गिरने लगे। उससे लगा वो अब कभी बोल नहीं पाएगी। दफातन डॉली ने अपनी गर्दन से लिपटा नारंगी दुपट्टा खींचा और उस पर उछाला। दुपट्टा उसके सर पे आन ठहरा, फिर सिर की बालों से फिसलता हुआ शानों पे ढलक गया। डॉली चुभती हुई नजरों से उसे देखता हुआ आहिस्ता से बोला। बेहया। उसके लहजे में पर्ची की काट थी। फिर वो पलट गया। वो भीगी आंखों से उसे दूर जाते देख रही थी। नारंगी दुपट्टा उससे कंधों से फिसलकर कदमों में आ गिरा तो वो चौंकी, फिर झुककर दुपट्टा उठाया। रेशमी भड़कीला नारंगी दुपट्टा जिस पर सस्ता सा गोल्डन सितारों का काम था। वो कभी अपनी माई को भी ऐसा दुपट्टा ना देती, मगर आज उससे अच्छे तरीके से खुद को उस दुपट्टे में लपेटा ताकि पहचानी ना जाए और पिछले गेट की तरफ बढ़ गई। हॉल में जाने की बजाय वो बाथरूम्स की तरफ आई और अपना हुलिया दुरुस्त किया। रोने से काजल बह गया था, बाल भी बिखरे थे। मोबाइल उस छोटे से क्लच में था जो उससे इस सारे अरसे में अपने बाएं हाथ में दबोचे रखा था। शुक्र, अंदर फंक्शन अपने उरूज पर था। स्टेज पे दूल्हा दुल्हन रिश्तेदारों, कस्सों और दोस्तों के जुलूं में मुस्कुरा रहे थे। सोनिया भाभी भी बहुत अच्छी लग रही थी और दावर भाई भी। इरम फरोजी फ्रॉक में चहकती हुई इधर उधर घूम रही थी। असूलन उसे भी वहीं होना चाहिए था, मगर वो ऐसी सेनी हालत में ना थी कि वो 2 कदम भी चल पाती। सो बेदम सी एक आखिरी नशिश पर गिरी हुई थी। बेहया, बेहया, बेहया। डॉली के अल्फाज की बाजकश हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर बरस रही थी।
वो बेहया तो नहीं थी, वो तो कभी किसी लड़के की गाड़ी में नहीं बैठी थी। उससे तो ये गलती पहली दफ़ा हुई थी। फिर सोच सोच कर दिमाग फटा जाता था। वो आधे फंक्शन के बाद ही तबीयत की खराबी का बहाना करके चली आई थी। ये डावर और सोनिया की शादी के चंद रोज बाद का जिक्र है। सुबह से सर्दी बहुत बढ़ गई थी। दिसंबर खत्म होने को था और हवा ठरठरा देने वाली बन चुकी थी। ऐसे में वो कैंपस में स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर दरवाजे पे लगी लिस्ट देख रही थी। एरेस्मस मुंडास एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स में से सिर्फ दो लड़कियां सबांची यूनिवर्सिटी जा रही थीं, हया सुलेमान और हतीजा राना। ये हतीजा राना है कौन भला? वो सोचते हुए अपने यक होते हाथ आपस में रगड़ रही थी। सर्दी से उसकी नाक सुर्ख पड़ गई थी। लॉन्ग शर्ट और ट्राउजर पर स्टाइलिश सा लॉन्ग स्वेटर पहने वो दरवाजे के सामने खड़ी थी। दफातन अक्त से किसी ने पुकारा, एक्सक्यूज मी। वो चौंक कर पलटी। पीछे एक लड़की खड़ी थी, कंधे पे बैग, हाथ में डायरी और पेन और आंखों पर बड़ा सा चश्मा। वो उसको नाम से नहीं पहचानती थी, मगर उसको कई दफ़ा यूनिवर्सिटी में देखा जरूर था। वो लड़की उसे ख्वाहा ही बहुत बुरी लगी थी। ये हया सुलेमान कौन है भला? वो चश्मे के पीछे से आंखें सुकेड़े सोचती हुई कह रही थी। हया ने एक तनसे निगाह में उसका सर से पैर तक जायजा लिया, फिर जरा रूखे अंदाज से बोली, मैं हूँ। ओह। उससे जैसे बामुश्किल अपनी नागवारी छुपाई। मैं आपके साथ तुर्की जा रही हूँ हया। मैं हतीजा हूँ। मेरी फ्रेंड्स मुझे टीजे कहती हैं, मगर आप मेरी फ्रेंड नहीं है। सो हतीजा ही कहिएगा। मुझे भी हया सिर्फ मेरे फ्रेंड्स कहते हैं। आप मुझे मिस सुलेमान कह सकती हैं। वो कहकर पलट गई। अजीब बददिमाग लड़की थी वो हतीजा राना। उससे पहले भी ख्वामखा ही बहुत बुरी लगती थी और अब अंदाजा हो गया था कि उसके भी हया के बारे में ख्यालात कुछ ऐसे ही थे। वो जैसे ही घर आई सफर सामने आ गया, भागता हुआ, हामता हुआ। हया बीबी, हया बीबी। बोल भी चुको अब। वो गाड़ी लॉक करती खौफ सदा हुई। आपको इरम बीबी बुला रही हैं। हैरियत। हैरियत नहीं लगती जी, वो बहुत रो रही हैं। सफर ने राजदारी से बताया तो वो चौंकी। अच्छा, मैं आती हूँ, तुम ये मेरा बैग अंदर रख दो। वो सीधा इरम के घर खुलने वाले दरमियानी दरवाजे की जानी पड़ गई। लाउंज में साइमत आई और सोनिया बैठी थी। सामने कोई कामदार दुपट्टा फैला रखा था और दोनों उसके साथ उलझी थी। आहट पे सर उठाया, उसे देखकर दोनों ही मुस्कुरा दी। हया कैसी हो? बिल्कुल ठीक। इरम किधर है ताई अम्मी? मुझे बुला रही थी। अंदर कमरे में होगी। ओके, मैं देख लेती हूँ। वो मुस्कुराकर राहदारी के समेत बढ़ गई। इरम के कमरे का दरवाजा बंद था। उससे डोर नॉब घुमाकर धकेला, दरवाजा खुलता चला गया। बेड पर इरम उकड़ू बैठी थी। सामने लैपटॉप खुला पड़ा था। चमकती स्क्रीन की रोशनी इरम के चेहरे को चकमका रही थी, जिस पे आंसू लड़ियों की सूरत बह रहे थे। इरम, क्या हुआ? वो कदरे फिक्रमंदी से इरम के सामने आ बैठी। इरम ने सुर्ख मुतवरम आंखें उठाकर हया को देखा। उसकी आंखों में कुछ था जो उसे झटका गया। हया, एक बात बताओ। उसका रोंदा हुआ लहजा अजीब सा था। बोलो। हम शरीफ लड़कियां हैं क्या? अपने बारे में तो यकीन है, मगर तुम्हारा मामला जरा मुश्कूक है। उससे माहौल का बोझलपन दूर करने को कहा, मगर इरम मुस्कुराई तक नहीं। नहीं हया, हम दोनों का एक ही मामला है। क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? हुआ क्या है? हया, मुझे बताओ, क्या हम मुजरा करने वालियां हैं? वो एकदम रोने लगी थी। इरम। वो शशटर रह गई। बताओ, क्या हम तोआइफे हैं? वो और जोर से रोने लगी। इरम, क्या बात हुई है? हया बोलो, बताओ, हम ऐसी हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ये क्या है? इरम ने लैपटॉप की स्क्रीन का रुख उसकी तरफ किया। क्या है ये? उससे उलझन से स्क्रीन को देखा। एक वीडियो अपलोडिंग वेबसाइट खुली हुई थी और उसमें एक वीडियो चल रही थी। वीडियो का कैप्शन ऊपर रोमन उर्दू में लिखा था, शरीफों का मुजरा। वीडियो किसी शादी के फंक्शन की थी। हर सू सजी सवरी खवातीन और दरमियान में डांस फ्लोर पे महवे रक्स दो लड़कियां। एक का लहंगा गोल्डन था और दूसरी का सिल्वर। पूरी छत जैसे उसके सर पे आन गिरी। नहीं। वो करंट खाकर उठी। ये क्या है? ये शरीफों का मुजरा है हया, और ये हमने किया है। ये दावर भाई की मेहंदी की वीडियो है जो किसी ने इधर इंटरनेट पर डाल दी है। ये पढ़ो। वीडियो डालने वाले ने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया है, जिसमें ईमेल करके पूरे डांस की वीडियो हासिल की जा सकती है। ये देखो, इस वीडियो को 3 दिन से अब तक सैकड़ों लोग देख चुके हैं। हया, हम बर्बाद हो गए हैं। हम कहीं के नहीं रहे। इरम फूट फूट कर रो रही थी और वो साकित सी स्क्रीन को तकी जा रही थी। ये कोई भयानक ख्वाब था। हाँ, ये ख्वाब ही था और अब वो जाग जाना चाहती थी।
स्क्रीन पे रक्सा परियों के सरापे में मुख्तलिफ हिस्सों पे किसी ने सुर्ख दायरे खींच रखे थे। जैसे ही कोई लड़की किसी स्टेप पे झुकती तो फौरन सुर्ख दायरा उभरता। उसके कानों से धुआं निकलने लगा। नहीं, ये मैंने नहीं किया। वो एक एक कदम पीछे हो रही थी। उसके लब कँप-कँपा रहे थे। इरम उसी तरह भी लग रही थी। मैं मुजरा करने वाली नहीं हूँ। मैं शरीफ लड़की हूँ। वो कदम कदम पीछे होती दीवार से जा लगी। ये हम ही है हया। हम बर्बाद हो गए हैं। उसका सर चकराने लगा। ये सब क्या हो गया था? वीडियो के सैकड़ों व्यूज लिखे आ रहे थे। क्या वो पूरे शहर में फैल गई थी? और अगर उसके खानदान वालों तक पहुंची तो अब्बा तो मुझे गोली मार देंगे रम। मुझे तो जिंदा गाड़ देंगे। मगर ये वीडियो किससे बनाई? हमने तो मूवी वाले को भी मना कर दिया था। किसी ने छुप कर बनाई होगी। खानदान की शादी पर बस औरतों में डांस की इजाजत अब्बा ने लोगों ने दी थी। अगर उन्हें पता चला कि हमारा ये डांस पूरे शहर के लड़के एंजॉय कर रहे हैं तो क्या होगा? कुछ करो इरम। उसका सकता टूटा। वो तेजी से इरम के करीब आई। मैंने इस वेबसाइट पर रिपोर्ट तो की है लेकिन वेबसाइट ने एक्शन लेकर वीडियो हटा दी। तो भी ये सीडी पर तो हर जगह मिल रही है। ऐसी चीजें तो मिनटों में फैलती हैं। हम कहाँ कहाँ से इसे हटवाएंगे? खुदाया, ये क्या हो गया? वो बेदम से जमीन पर बैठती चली गई। अगर अब्बा या किसी भाई वगैरह को मालूम हो गया तो? ओ खुदाया, हम क्या करें? नीरम ने भी खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और वो भी बस कमरे की होकर रह गई। सोच सोच कर दिमाग फटा जाता था मगर कोई हल जहन में नहीं आता था। शाम में फातिमा बेगम ने उससे कमरे में झांका। हया, उठो। कितना सोगी? रोहेल का फोन है अमेरिका से। वो जो चेहरे पे बांसुर रख के लेटी थी करंट खाकर उठी। रोहेल का? क्यों? क्या कह रहा है? उसके जहन में खतरे का अलार्म बजने लगा। कह रहा है उसे तुमसे बात करनी है। वो कहकर आगे बढ़ गई और वो शल सी बैठी रह गई। सुकून की नदी में जोर से पत्थर आ गिरा था। रोहेल अमेरिका में था और वहां पर तो लोग अमूमन सारा वक्त ही ऑनलाइन रहते थे। फिर ऐसे में उसकी निगाहों से उस वीडियो का गुजर जाना ऐन मुमकिन था। खुदाया, अब वो क्या करे? उससे पैरों में स्लीपर्स डाले और मरे मरे कदमों से चलती हुई बाहर लॉन्च में आई। क्रेडल के साथ उल्टा रिसीवर पड़ा था। उसने कपकपाते हाथों से रिसीवर उठाया। हेलो। हेलो हया, कैसी हो? रोहेल की आवाज़ से गर्मजोशी थी। वो कुछ अंदाजा नहीं कर पाई। ठीक। तुम ठीक हो? एकदम फिट। मैंने तो तुम्हें मुबारकबाद देनी थी। उसका दिल जोर से धड़का। क्या वो तंज कर रहा था? क- किस बात की? भाई, तुम एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत तुर्की जा रही हो। और किस बात की भला? ओह अच्छा। उसकी अटकी हुई सांस बहाल हुई। उन्हें ढाल सी धप से सोफे पे गिरी। हाँ, जा रही हूँ। थैंक यू सो मच। इन गुजरते 3 दिनों में वो ये बात भुला चुकी थी। कब तक जाना है? वो खुशी से पूछ रहा था। जनवरी के एंड या फरवरी के शुरू तक। तो क्या तुम उधर सबीन पुप्पो की फैमिली से मिलोगी? पता नहीं, अभी सोचा नहीं है। उसके पास इस वक्त सोचने के लिए ज्यादा बड़े मसाइल थे। क्या बात है? तुम अपसेट लग रही हो। वो जरा परेशान हुआ। अरे नहीं। वो फौरन संभली और फिर इधर उधर की बातें करके खुद को नॉर्मल जाहिर करने में कामयाब हो ही गई। फोन बंद हुआ तो इरम की तरफ चली आई। वो तकिया मुंह पे रख के लेटी थी। यूं सर मुंह लपेट कर बैठने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करें? इरम ने तकिया फेंका और उठ बैठी। सबसे पहले तो दोनों घरों के तमाम कंप्यूटर्स पे इस वेबसाइट को ब्लॉक करते हैं ताकि कम से कम घर वालों को तो ना पता चले। फिर इसका कोई मुस्तकिल हल सोचते हैं। ठीक है, चलो। उम्मीद का सिरा देखकर इरम उठ खड़ी हुई। बिना किसी दिक्कत के जब वो तमाम कंप्यूटर्स पे इस वेबसाइट को ब्लॉक कर चुकी तो साइमा ताई ने आकर बताया कि रात में इरम को देखने ताया फुरकान के कोई फैमिली फ्रेंड पमा खानदान के आ रहे हैं। रस्मी कार्रवाई थी क्योंकि वो रिश्ता तो ढके छुपे अल्फाज से मांग ही चुके थे। हया सब कुछ भुलाकर पुरजोश हो गई। हमारे दूल्हा भाई भी साथ ही आए हैं। हया ड्राइंग रूम में झांक कर अंदर कमरे में आई तो वो मुंह लटकाए बैठी थी। तुम ऐसे क्यों बैठी हो? नीरम ने आहिस्ता से सर उठाया। सर पर सलीके से दुपट्टा जमाए वो पर दिखावे के लिए तैयार बैठी थी। हाँ, आंखें जरा हैरान सी थी। वो वीडियो दफा करो उसे। आओ, सब बुला रहे हैं। लड़के को उसकी वालदा माजदा ने अंदर बुलाया है तुम्हें दिखाने के लिए। आओ। उससे हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। और अब्बा? इरम की आंखों में जरा सी परेशानी उतरी। उनसे इजाजत ले ली है और बाहर मर्दों में बैठे हैं वो इरम को हाथ से पकड़े ड्राइंग रूम की तरफ ले आई। जालीदार पर्दे के पीछे वो दोनों लम्हे भर को रुकी थी। अंदर सोफों पे साइमा ताई, फातिमा बेगम और सोनिया भाभी बैठी थी।
सामने वाले दो सिंगल सोफों पे एक नफीस से खातून और एक खूबरू सा नौजवान बैठा था। सामने सारी मेज लवाजमा से सजी थी और सोनिया बातचीत इसरार मेहमानों को बहुत कुछ पेश कर रही थी। बस भाभी, हमें तो अपने जैसी ही बच्ची चाहिए, बाहया, बापर्दा, सोमो सुलाद की पाबंद। वो खातून मुस्कुरा कर कह रही थी। अरे मिसेस करीम, हमारी इरम तो कभी सर ढके बगैर गेट से बाहर नहीं निकली। अस्सलाम वालेकुम। वो इरम को साथ लिए अंदर दाखिल हुई। उसके सलाम पर सबने सर उठाकर देखा। गुलाबी पूरी आसीनों वाली शलवार कमीज में हमरंग दुपट्टा अच्छी तरह फैलाकर सर पर लिए इरम झुकी झुकी निगाहों से सामने एक सोफे पे आ बैठी। हया भी साथ ही थी। कमर पे गिरते सिल्की बॉल, ग्रे ए लाइन शर्ट और ट्राउजर सेब तन किए, दुपट्टा कंधे पर डाले, इरम के साथ ही टांग पे टांग रख के पुरइत्माद तरीके से बैठ गई। यूं बैठने से ट्राउजर के पांचे जरा ऊपर कूद गए और ग्रे किंची चप्पलों में मुकीद सफेद पाँव टखनों तक छलकने लगे। मिसेस करीम की आंखों में इरम को देखकर पसंदीदा की झलक उतरी थी। उन्होंने तायदी अंदाज में अपने स्मार्ट से बेटे को देखा, मगर वो इरम को नहीं बल्कि बहुत गौर से हया को देख रहा था। और बेटा, आप क्या करती हो? बेटे को मुतवज्जा न पाकर वो संभल कर इरम से मुहाती हुई। जी, मास्टर्स कर रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर में। इरम ने झुकी झुकी निगाहों से जवाब दिया। तभी हया को महसूस हुआ वो लड़का मुसलसल उसे देख रहा है। सताइश या पसंदीदी से नहीं, बल्कि गौर से, जांचती परखती नजरों से। दफातन उससे पॉकेट से अपना ब्लैकबेरी मोबाइल निकाला और खामोशी से सर झुकाए बटन प्रेस करने लगा। खवातीन आपस में गुफ्तगू में मसरूफ थीं, मगर हया कुछ अजीब सा महसूस करती। कनखियों से उसी को देख रही थी जो अपने मोबाइल पे झुका था। तभी होले से उसके मोबाइल से माय नेम इज शीला की आवाज़ गूंजी, जिसे उससे फौरन बंद कर दिया, मगर वो सुन चुकी थी। शीला के साथ शादियों का मखसूस शोर भी सुनाई दिया था और इरम ने भी शायद कुछ सुना था। तभी चौंक कर गर्दन उठाई और फिर कतरे सुबकी से वापस झुका दी। हया को अपनी जान जिस्म से निकलती महसूस हुई थी। क्या दुनिया इतनी छोटी थी? वो अब मोबाइल पे कुछ देख रहा था, कभी स्क्रीन पे देखता और कभी हया और इरम के चेहरों पे निगाह डालता। साफ जाहिर था वो कुछ मिलाने की सही कर रहा था। यकीन दहानी, तस्दीक, सबूत, सब साफ जाहिर था। फिर एकदम वो उठा और तेजी से कमरे से निकल गया। एक शर्मिंदा सी खामोशी ने सारे माहौल को घेर लिया। हया ने सर झुका दिया। उससे अपना दिल टूटता हुआ महसूस हुआ था। वो बहुत बेचैन सी बैठी थी, पाँव ऊपर सोफे पे समेटे, हाथ में रिमोट पकड़े। वो झुलाई हुई सी चैनल बदल रही थी, मुस्सरिब, बेबस, परेशान। स्मार्ट टीवी की स्क्रीन पे पूरे म्यूजिक के साथ इश्तिहार चल रहा था। वो हरदम आगे से स्क्रीन को देख रही थी, जहाँ मोबाइल कंपनी के लोगों के साथ गैर तस्दीक शुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है, पीटीआई लिखा आ रहा था। जाने का पॉज का बटन उससे दबा और इश्तिहार वहीं रुक गया। वो इतनी दूर भटकी हुई थी कि प्ले भी नहीं कर सकी। दफातन दरवाजे में फातिमा बेगम की शक्ल दिखाई दी। वो थकी थकी सी अंदर दाखिल हो रही थी। हया रिमोट फेंक कर तेजी से उठी। क्या बात थी? साइमा ताई ने क्यों बुलवाया था? वो बेचैनी से उनके करीब आई। इरम के रिश्ते के लिए जो लोग उस रोज आए थे, उन्हें ढाल सी कहती सोफे पे बैठी। हाँ, क्या हुआ उन्हें? वो तक तक करते दिल के साथ उनकी नजदीक बैठी। उन्होंने इनकार कर दिया है, हालांकि ये रिश्ता मांग चुके थे। और हया का दिल बहुत अंदर तक डूब कर उभरा था। क्यों? क्यों इनकार कर दिया? उसको अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। कोई वजह नहीं बताते, बस एकदम पीछे हट गए हैं। साइमा भाभी बहुत अपसेट थी, पर कुछ तो कहा होगा। बस यही कहा कि हमने किसी आजाद हयाल और बेपर्दा लड़की को बहू बनाकर अपनी आंख पर नहीं आराम करनी। वो मुतखैर रह गई। चंद रोज कब सुना ताई का फिक्रा समाज में गूंजा था। जब फुरकान ने सख्ती की कि भला ऐसी बेपर्दा और आजाद हयाल लड़की को अपनी बहू बनाकर हमने अपनी आखिरत बिगाड़नी है, तब कहीं जाकर वो माना। क्या इससे मकाफाते अमल कहते हैं? क्या दूसरों की बेटियों पर उंगलियां उठाने वालों के अपने घरों पे वही उठी उंगलियां लौट कर आती हैं? इतनी जल्दी बदले मिलने लगते हैं। मगर वो खुश नहीं हो पाई। अगर बात खुल जाती तो असल बदनामी तो उसी के हिस्से में आती। इरम को तो शायद उसकी माँ हया ने इसे बिगाड़ा है कहकर दरमियान से निकाल लेती, और बात तो अब भी खुल सकती थी। वो वीडियो तो अब भी इंटरनेट पे मौजूद थी। है, इरम को कौन सी कमी है रिश्तों की? फातिमा बेगम उठकर किचन की जानिब चली गई थी और वो सोफे पे गिर सी गई। टीवी स्क्रीन पे वो इश्तिहार अभी तक रुका हुआ था। वो बस खाली खाली निगाहों से उसे देखी गई। यह तस्दीक शुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है, पीटीए। अब शायद इरम के लिए कभी कोई रिश्ता ना आए।
आया भी तो यही होगा जो इस दफ़ा हुआ था, और हर कोई उनकी तरह नहीं होगा कि बात दबा जाए। किसी ने मुंह पे सारी बात कर दी तो खुदाया वो किधर जाएंगी। गैर तस्दीकशुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है। पीटीए। वो बेख्याली से उसे तकती, सोचों की उलझन से निकलकर एकदम चौंकी। गैर तस्दीकशुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है। पीटीए। बिजली का एक कोंदा सा उसके जहन में लपका था। ओ खुदाया, ये ख्याल उससे पहले क्यों नहीं आया। वो एक झटके से उठी और बाहर को लपकी। इरम, इरम! बहुत जोश से चिल्लाते हुए हया ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला। इरम मोबाइल पकड़े बेड पे बैठी थी। दरवाज़ा खुलने पर हड़बड़ाकर मोबाइल साइड पे रखा। क्या हुआ? साथ ही इरम ने अपना मोबाइल उल्टा कर दिया ताकि स्क्रीन छुप जाए। सुनो वो। तभी रिश्ते वाली बात याद आई। ओह आई एम सॉरी, उन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया। वो तो वीडियो देखकर करना ही था। खैर जाने दो, अच्छा ही हुआ। वो मुतमईन थी। हया को हैरत हुई, मगर वो वक्त हैरत जाहिर करने का नहीं था। वो जल्दी से उसके साथ आ बैठी। इरम मेरी बात सुनो। तुमने कभी मोबाइल कनेक्शन के इश्तिहारों में वो इबारत पढ़ी है कि गैर तस्दीकशुदा सिम का इस्तेमाल जुर्म है? हाँ तो क्या तुम्हें मालूम है सिम रजिस्टर करवाना क्यों ज़रूरी होता है? क्यों? ताकि कोई किसी सिम का गलत इस्तेमाल ना कर सके, चाहे वो दहशतगर्दी की वारदात में हो या किसी को रॉन्ग कॉल करने में। ये सब साइबर क्राइम के तहत आता है। साइबर क्राइम? इरम ने पलकें झपकाईं। हाँ, और हर साइबर क्राइम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को रिपोर्ट किया जा सकता है। क्या कह रही हो खया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इरम, इरम, हमारी पर्सनल वीडियो इंटरनेट पर डाल देना भी तो एक संगीन जुर्म है। साइबर क्राइम। हम इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो फौरन बदकी। अगर किसी को पता चल गया तो? पता तो तब चलेगा जब हम उस वीडियो को वहीं रहने दें। 4 दिन से मैं सूली पे लटकी हूँ। अब इस मसले को खत्म हो जाना चाहिए। मगर मगर हम किसको रिपोर्ट करेंगे? वो नींव रजामंद हुई तो हया ने झट अपना मोबाइल निकाला। पीटीए को। दरवाज़ा बंद करो, मैं अपने कनेक्शन की हेल्पलाइन से पीटीए का नंबर लेती हूँ। पीटीए की हेल्पलाइन का नंबर आसानी से मिल गया, मगर ऑपरेटर ने इंतहाई शाइस्तगी से ये कहकर मौसत कर ली कि इस किस्म का साइबर क्राइम किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के साइबर क्राइम सेल को रिपोर्ट करना होगा। हया ने उनसे मुल्क की सबसे बड़ी सरकारी सिविलियन एजेंसी के साइबर क्राइम सेल का ईमेल एड्रेस ले तो लिया, मगर अब वो मुतसस्सिब बैठी थी। ये इंटेलिजेंस वाले खतरनाक लोग होते हैं इरम, मगर अब ये करना तो है ना। और वाकई करना तो था। इरम ने लैपटॉप खोला और फिर बहुत बहस और तमहीज़ के बाद उन्होंने एक कंप्लेंट लिखी और उस पते पे भेज दी जो पीटीए से उनको मिला था। मुश्किल 10 मिनट ही गुजरे थे कि हया का मोबाइल बजा। उससे मोबाइल उठाकर देखा। चमकती स्क्रीन पर अंग्रेजी में प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। साथ कोई नंबर वगैरह नहीं था। उसके मोबाइल पे नाम और नंबर दोनों आते थे और उसे नहीं याद था कि कभी कोई नंबर उसने प्राइवेट नंबर के नाम से महफूज किया हो। और अजीब बात तो ये थी कि नंबर तो सिरे से ही नहीं आ रहा था। ये कौन हो सकता है? उससे अचंभे से मोबाइल कान से लगाया। हेलो। दूसरी जानिब जरा देर खामोशी के बाद एक भारी गंभीर आवाज सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम, मिस हया सुलेमान। जी, आप कौन? मैं मेजर अहमद बात कर रहा हूँ, साइबर क्राइम सेल से। आपने हमारी एजेंसी में रिपोर्ट की है। हमें अभी आपकी कंप्लेंट मौसूल हुई है। वो जो भी था बहुत खूबसूरत बोलता था। गहरा, गंभीर मगर नर्म लहजा, जिसमें जरा सी चाशनी भरी तपिश थी। गर्म और सर्द का इम्तजाज। मगर मेजर अहमद, मैंने कंप्लेन में अपना नंबर तो नहीं लिखा था। वो धक धक करते दिल के साथ कह रही थी। इरम भी हैरत भरे खौफ से उसको देख रही थी। जवाबन वो धीरे से हंस दिया। नंबर तो बहुत आम सी चीज़ है मिस सुलेमान। मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। क्या? यही कि आप सुलेमान असगर की बेटी हैं। आपके वालिद की कंस्ट्रक्शन कंपनी है। आपका भाई रोहिल जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में जेर तालीम है। खुदा आप इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एलएलबी ऑनर्स शरिया एंड लॉ के 5वें साल में हैं। फरवरी में आप एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इस्तांबुल जा रही हैं, गालिबन सभानची यूनिवर्सिटी में। और पिछले हफ्ते अपने कज़न दावर फुरकान की मेहंदी के फंक्शन पे बनने वाली वीडियो की इंटरनेट पे अपलोडिंग को आपने रिपोर्ट किया है। इज दैट राइट मैम? वो जो दम बहुत से सुनती जा रही थी बामुश्किल बोल पाई। जी, जी वही वीडियो। अब आप क्या चाहती हैं? यही कि आप उसे उस वेबसाइट से हटा दें। उसकी आवाज़ में बहुत मान, बहुत मिन्नत भर आई थी। ओके, और कुछ? और जिन लोगों के पास उसकी सीडी है वो भी। आगे उसका गला रूंध गया। एहसास तौहीन से कुछ बोला भी नहीं गया।
मैं शहर के एक एक बंदे से वो वीडियो निकलवा लूंगा, आप बेफिक्र रहिए। और उसे लगा मनु बोझ उसके ऊपर से उतर गया हो। थैंक यू मेजर अहमद। उसके अंदाज से जाहिर था कि वो फ़ोन रखने ही वाली है कि वो कह उठा। थैंक यू तो आप तब कहें जब मैं ये काम कर दूं, और इस काम को महज शुरू करने के लिए भी मुझे आपके चाहिए। कैसा ताउन? मादाम, आपको ज़रा सी तकलीफ करनी होगी। आपको इस वीडियो की बाकायदा रिपोर्ट करने के लिए मेरे ऑफिस आना होगा। क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती। वो परेशानी से अकला गई। इरम भी फिक्रमंदी से उसका चेहरा देखने लगी थी। फिर तो ये काम नहीं हो पाएगा। ऐसे स्टेप फ़ोन पे नहीं लिए जाते। उसे लगा वो महसूस सा मुस्कुरा रहा है। मगर मैं नहीं आ सकती। और वो कैसे आ सकती थी? किसी को पता चल जाता तो कितनी बदनामी होती। आपको आना पड़ेगा, मैं गाड़ी भेज देता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा खुदा हाफिज। उसे जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। बाहर में गया ये और इसका साइबर क्राइम सेल। अगर अब्बा या ताया फुरकान को पता लग गया कि हम एक एजेंसी के हेडक्वार्टर्स गए हैं तो हमारी टांगे ही तोड़ देंगे वो। मैं तो पहले ही कह रही थी कि रिपोर्ट ना करो। प्राइवेट नंबर से फिर कॉल आने लगी थी। उससे झुंझलाकर फ़ोन ही ऑफ कर दिया। उस वीडियो से ज़्यादा मेजर अहमद ने उससे ब्लैकमेल किया है। ये ख्याल पूरा दिन उसके जहन में गूंज रहा था। वो बहुत थकी हुई पासपोर्ट ऑफिस से निकली थी। इस्लामाबाद से पिंडी का इतना लंबा और रश भरी सड़क पे थका देने वाला सफ़र करके वो आज पासपोर्ट ऑफिस अपना पासपोर्ट उठाने आई थी। मगर यहाँ इल्म हुआ कि 14 जनवरी को ही पासपोर्ट मिल पाएगा, और अभी 14 जनवरी में हफ्ता रहता था। कोई तकनीकी मसला था जिसके बायस इस्लामाबाद वाले पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट का काम रुका हुआ था। तभी उसे पिंडी में अप्लाई करना पड़ा था। वापसी भी उतना ही रश था। कुछ शॉपिंग के बाद जब वो मरी रोड पे आई तो मगरिब छा रही थी। सड़क गाड़ियों से भरी पड़ी थी और गाड़ियों का ये सैलाब बहुत सुसरोई से बह रहा था। सिग्नल पे उसने गाड़ी रोकी और शीशे खोल दिए। उसका जहन अभी तक पासपोर्ट में उलझा हुआ था। अगर 14 जनवरी को पासपोर्ट मिले तो भी वीज़ा लगते लगते बहुत देर हो जाएगी। अभी टिकट्स नहीं आए थे, मगर कुछ अंदाज़ा तो था कि फरवरी के आगाज़ में ही उसे तुर्की जाना है। यानी कमोबेश 15 दिन उसको वीज़ा के लिए मिलते, और तुर्की का वीज़ा तो कभी 15 दिन में नहीं लग पाता। फिर वो उन्हीं सोचों में उलझी थी। यकायक कोई उसकी खुली खिड़की पे झुका। सोनियो, क्या सोच रहे हो? वो पूरी तरह चौंकी और सर उठाकर देखा। वो वही था, डॉली। चमचम करते हरे लिबास में मलबूस, विग वाले बालों का चूड़ा और शोख मेकअप। नागवारी की एक लहर उसके चेहरे पे सिमट आई। उसे भूल गया कि कभी डॉली ने उस पर कोई एहसान किया था। हटो सामने से, वो झिड़क कर बोली थी। वो खुली खिड़की में कुछ यूं हाथ रख के खड़ा था कि वो शीशा ऊंचा कर ही नहीं सकती थी। लो बाजी, मैं तो सलाम दुआ करने आई थी और आप तो गुस्सा हो रही हो। उस रोज वाले सख्त तासुरात डॉली के चेहरे पर नहीं थे, बल्कि उसके मेकअप से हटे चेहरे पर सादगी और मासूमियत थी। कराहत भरी सादगी और मासूमियत। हटो सामने से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। उसे गुस्सा आने लगा था और बेबसी भी महसूस हो रही थी। कुछ بعید नहीं था कि वो कोई गलत हरकत कर डाले। हाय बाजी, डॉली से ऐसे बात करती हो? और आपकी तारीफें कर करके डॉली ने मेरा सर खा लिया था। उसने आवाज से गर्दन घुमा कर देखा तो फ्रंट सीट की खुली खिड़की पे एक और ख्वाजा सिरा हाथ रखे खड़ा था। डॉली की स्याह रंगत की निस्बत उसका रंग जरा साफ था। चेहरे पे अलबत्ता उसने भी सूखे आटे की तरह फेस पाउडर थोप रखा था, मगर शौक सुर्ख रंग की कमीज की आसीनों से चलकते बाजुओं पे शायद वो कुछ लगाना भूल गया था। वो दोनों हाथ खिड़की की चौखट में दिए झुका खड़ा था। ये कौन हो तुम? हटो मेरी गाड़ी से। उसे ठंडे पसीने आने लगे थे। वो तनहा थी और ट्रैफिक ब्लॉक सामने कोई ट्रैफिक पुलिसमैन भी नजर नहीं आ रहा था। ये जी मेरी बहन है पिंकी। बड़ा शौक था इसे आपसे मिलने का। एक बड़ी ज़रूरी बात करनी थी जी हमें आपसे। गेट लॉस्ट। उसने बाजू बढ़ाकर फ्रंट डोर का शीशा ऊंचा करना चाहा, मगर पिंकी ने अपना हाथ अंदर कर दिया। एकदम से उसकी कलाई सामने आई थी। अया ने देखा पिंकी की कलाई पे एक गुलाबी सुर्ख सा 1 इंच का कांटा बना था, जैसे जला हुआ या शायद बर्थ मार्क था। हटो, आई से गेट लॉस्ट। वो आलमी तहश में फ्रंट डोर का शीशा ऊपर करने लगी, मगर पिंकी ने उस पे हाथ रख दिए थे। शीशा ऊपर नहीं हो पा रहा था। बाजी, ऐसा तो ना करो पिंकी नाल, उसका हाथ जख्मी हो जाएगा जी। टॉली ने पीछे से कहते हुए हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पे रखा तो वो तेवरा कर घूमी और जोर से टॉली को धक्का दिया। वो उस हमले के लिए बिल्कुल तैयार ना था, सो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटा। उसे चंद सेकंड मिल गए और उससे जल्दी जल्दी अपनी तरफ का शीशा चढ़ा दिया। अब तुम भी हटो इधर से, वरना मैं लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। वो बाजू बढ़ाकर पिंकी की तरफ वाला शीशा बंद करने लगी, मगर वो अड़ ही क्या था। बाजी जी,
मैं तुहानू डॉली के दिल की बात बताने आई थी और तुसा इस तरह कर रहे हो। ये जो डॉली है ना, ये बड़ा पसंद करती है आपको, मगर इकरार नहीं करती। पिंकी मसूई अंदाज से बन बन कर बोल रहा था। पीछे डॉली बंद शीशा बजाने लगा था। शट अप एंड गेट लॉस्ट। वो पूरी कुव्वत से शीशा ऊपर चढ़ाने लगी। पिंकी की उंगलियां जो शीशे के किनारे से टिकी थीं साथ साथ ऊपर उठने लगी। बाजी जी, गल तो सुनो। डॉली घूमकर पिंकी की तरफ आ खड़ा हुआ था। उसी अज्जा में इशारा खुल गया। गाड़ियां आगे बढ़ने लगी। हया की गाड़ी रुकी खड़ी थी। अब में गाड़ियों के हॉर्न बजने लगे, मगर दूर खड़ा पुलिसमैन खामोशी से तमाशा देख रहा था। मदद के लिए आगे ना बढ़ा। डॉली ने पिंकी के कंधे पे हाथ मारकर चलने का इशारा किया। पिंकी ने लम्हा भर को गर्दन मुड़कर डॉली को देखा तो सिगरेट शीशे पर ढीली हुई। हया ने आलमी तहश में फौरन शीशा ऊपर चढ़ाया। पिंकी ने चौंक कर देखा, फिर उंगलियां खींचनी चाही, मगर वो मुश्किल मिजाजी से शीशा ऊपर कस रही थी। पिंकी की उंगलियां फंस कर रह गई थीं। ओ छड्डो बाजी जी। पिंकी झुंझलाकर हाथ खींच रहा था, मगर उंगलियां निकल कर नहीं दे रही थीं। डॉली ने गुस्से से शीशा बजाया, मगर हया तनफ्फुर से उन दोनों को देखते हुए बाजू लंबा किए शीशा आखिरी हद तक ले गई थी। अक में गाड़ियों की गिटार हॉर्न पे हॉर्न दे रही थी। कुछ गाड़ियां सामने से निकलने लगी थीं। नवातन पिंकी के दाएं हाथ की उंगली से खून की बूंद टपक कर शीशे पर लड़की, तो उसे जैसे होश आया। एक झटके से उससे लीवर नीचे किया। शीशा 1 इंच नीचे गिरा। पिंकी ने गुस्से से उसे घूरते हुए हाथ बाहर खींचे। गाड़ी आगे भागने से कबल उससे बहुत गौर से पिंकी के हाथों को देखा था। दाएं हाथ जिसकी कलाई पर कांटे का जला हुआ निशान था, की शहादत की उंगली से खून निकला था और बाकी दोनों हाथों की उंगलियों की ऊपर पोरों की कुदरती लकीर पे मोटी सी भूरी लकीर बन गई थी। यकीनन उसके हाथ जख्मी हुए थे, मगर उससे परवाह नहीं थी। वो सन से गाड़ी आगे ले गई, फिर उससे बैक व्यू मिरर्स में देखा। वो दोनों ख्वाजा सरा बार बार मुड़कर उसे गुस्से से देखते सड़क पार कर रहे थे। डॉली ने पिंकी का जख्मी हाथ थाम रखा था और गुस्से से पलटकर हया की दूर जाती गाड़ी को देखते हुए कुछ कहा था। उससे सर झटक कर एक्सीलेटर पे जोर बढ़ाया था। कम से कम उससे इतनी उम्मीद जरूर थी कि अब वो डॉली उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं करेगा। बहुत जल्द वो गलत साबित होने वाली थी। हया, हया। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, लाउंज में बैठे सुलेमान साहब तेजी से उसकी तरफ बढ़े। उनके चेहरे पे गैसो खस छाया था। वो डर कर पीछे हटी। तभी पीछे कहीं फोन की घंटी बजी। ये वीडियो तुम्हारी है? तुम मुजरे करती हो? रोहेल जो सोफे पे बैठा था एकदम उठा और बहुत सी सीढ़ी से उसकी तरफ उछाली। वहां सब मौजूद थे। ताया फुरकान, डावर भाई, रोहेल, सब। और एक तरफ इरम जमीन पर बैठी रो रही थी। दूर कहीं फोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। नहीं, नहीं। वो सर हिलाते हुए खौफ से उनको कहना चाहती थी। उसका मुंह तो हिलता था लेकिन आवाज सही निकल रही थी। वो सब उसका खून लेने पे तुले थे। दफातन सुलेमान साहब आगे बढ़े और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। बेहया, बेहया। उसे थप्पड़ों से मारते हुए सुलेमान साहब कह रहे थे। उनके लब हिल रहे थे, मगर उनसे आवाज डॉली की निकल रही थी। वो सुलेमान साहब नहीं, डॉली बोल रही थी। डॉली, डॉली, पिंकी, बेहया। पिंकी की उंगलियां, फोन की घंटी। वो एक झटके से उठ बैठी। कमरे में अंधेरा था। उससे हाथ बढ़ाकर लैंप ऑन किया। सर्द सी रोशनी हर सू फैल गई। उसने बेख्तियार दोनों हाथों से अपना चेहरा छुआ। वो ठीक थी। सब ठीक था। किसी को कुछ इल्म नहीं हुआ था। वो सब एक भयानक ख्वाब था। ओह खुदाया। वो निढाल से बैकग्राउंड के साथ पीछे जा लगी। उसका तनफ्फुस तेज से चल रहा था। दिल वैसे ही धड़क रहा था। पूरा जिस्म पसीने में भीगा था। फोन की मखसूस टोन उसी तरह बज रही थी। हाँ, बस वो घंटी ख्वाब नहीं थी। उसने साइड टेबल से मोबाइल उठाया और चमकती स्क्रीन को देखा। प्राइवेट नंबर कॉलिंग। चंद लम्हे लगे थे उसे एक फैसले पे पहुंचने में, और फिर उसने फोन कान से लगा लिया। मेजर अहमद, मैं आपके ऑफिस आकर रिपोर्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। कल सुबह 9 बजे मेरे घर के बैक साइड पे मौजूद ग्राउंड के एंट्रेंस गेट पे गाड़ी भेज दे। 9 बजे शार्प। श्योर। उसे वादाना लहजा सुनाई दिया था। उसने आहिस्ता से फोन बंद कर दिया। कभी भी वो किसी लड़के से यूं तनहा नहीं मिली थी, मगर ना मिलने की सूरत में वो वीडियो कभी भी लीक हो जाती तो ज़्यादा बुरा होता। उससे बेहतर झूठ ली। उस खौफनाक ख्वाब ने उसे ये सब करने पे मजबूर कर दिया था। उसे लगा अब उसके पास और कोई चारा नहीं है। रहा मेजर अहमद तो वो उससे निपट लेगी। प्ले ग्राउंड के गेट के साथ दूध का तनावर दरख्त था। वो उससे टेक लगाए मुंतजिर खड़ी थी। सुर्ख लंबी ए लाइन कमीज और नीचे चूड़ीदार पजामा, ऊपर स्टाइलिश सा सूट स्वेटर जिसकी लंबी आस्तीनें हथेलियों को थाम कर उंगलियों तक आती थी।
और कंधों पे ब्राउन छोटी सी स्टोल नुमा शॉल, लंबे बाल पीछे कमर पे गिर रहे थे। सर्दी और धुंध में वो मुस्रिफ सी खड़ी, सुर्ख पड़ती नाक लिए दोनों हाथ आपस में रगड़ रही थी। इरम या सारा, उससे किसी को नहीं बताया था। यह खतरा उसको अकेले मोल लेना था। दफातन उसने बेचैनी से कलाई से स्वेटर की आस्तीन पीछे हटाई और घड़ी देखी। 9 बजने में 1 मिनट था। उसी पल सन से एक कार उसके सामने रुकी। स्याह पुरानी मर्सिडीज और किसी बुत की तरह सामने से देखता ड्राइवर। वो खामोशी से सर झुकाए आगे बढ़ी और पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। उसके दरवाज़ा बंद करते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे भगा दी। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो सेफ हाउस पहुंची। सफ़ेद दीवारों वाला खाली कमरा, दरम्यान में लकड़ी की मेज़ और कुर्सी जिस पे उसे बिठाया गया। मेज़ पे फक्त एक टेलीफोन रखा था, बाकी पूरा कमरा खाली था। वो मुस्तरिफ सी गर्दन इधर उधर घुमाकर देखने लगी। 3 तरफ सफ़ेद दीवारें थीं। उनमें से एक दीवार में वो दरवाज़ा था जहाँ से वो आई थी। अलबत्ता चौथी समेत उसके बिलमुकाबिल दीवार शीशे की बनी थी। दरअसल वो शीशे की स्क्रीन थी जो ज़मीन से लेकर छत तक फैली थी। शायद वो छोटा खाली कमरा किसी बड़े कमरे का हिस्सा था जिसमें शीशे की स्क्रीन लगाकर पार्टीशन कर दिया गया था। उसने जरा गौर से स्क्रीन को देखा। उसका शीशा मुकम्मल तौर पर धुंधला कर दिया गया था, जैसे मशीन फेर कर फ्रॉस्टेड किया जाता है। उस धुंधले शीशे के उस पार एक धुंधला सा मंजर था। हर शय इतनी मुबहम और धुंधली थी कि वो बामुश्किल एक खाका बना पा रही थी। यकीनन वो शीशा एक कमरे को 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए दरमियान में लगाया गया था और उसके बाहर कमरे का बाकी हिस्सा था। बस एक धुंधला सा खाका समझ में आता था। शीशे के उस पार कोई बड़ा पुरताइश सा ऑफिस था और ऑफिस टेबल के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पे कोई बैठा था। उसका रुख हया की जानिब ही था। उसका चेहरा वाज़ेह ना था, बस एक धुंधली सी आउटलाइन सी बनती थी। खाकी यूनिफॉर्म, सर पे कैप, टेक लगाकर कुर्सी पे बैठा, मेज़ पे रखी कोई चीज़ उंगलियों में घुमाता। वो किस तरफ देख रहा था वो फैसला ना कर पाई। उसका रुख तो सामने हया की जानिब ही था, शायद देख भी उसी को रहा था, मगर उसकी आंखें वाज़ेह ना थी। वाज़ेह थी तो बस एक चीज़, उस ऑफिसर के कदमी चेहरे के दाईं तरफ वाले आधे हिस्से पे एक बदनुमा सी कालक, जैसे आधा चेहरा झुलस गया हो। दफातन वो शख्स आगे को झुका और मेज से कुछ उठाकर कान से लगाया। गालबन फोन का रिसीवर। ट्रेन ट्रेन यकदम हया के सामने मेज पे रखा फोन बजने लगा। वो चौंकी। फोन मुसलसल बज रहा था। क्या वो शख्स उसे कॉल कर रहा था? उससे धड़कते दिल से रिसीवर उठाया और कान से लगाया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मिस हया सुलेमान। दिस इज़ मेजर अहमद। वो ही भारी नरम गरम सा खूबसूरत लहजा। वालेकुम सलाम। वो फ़ोन हाथ में पकड़कर कान पे रखे जब तक सामने स्क्रीन को देख रही थी, जिसके पार आधे झुलसे चेहरे वाला ऑफिसर फ़ोन थामे बैठा था। क्या वही मेजर अहमद था? मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं दी। जी। उसको घुटन महसूस होने लगी थी। मेरे सामने लैपटॉप पे तमाम सिस्टम खुला है। मुझे क्लिक करना है और आपकी वीडियो सफ़ाई हस्ती से यूं मिट जाएगी जैसे कभी बनाई ही नहीं गई थी। दीवार के पार उस धुंधले मंजर में बैठे उस ऑफिसर के सामने भी एक लैपटॉप खुला पड़ा था। तो वो मेजर अहमद था, मगर सामने क्यों नहीं आता था? और शहर के एक एक बंदे से मैं ये वीडियो निकलवा चुका हूँ। बोलिए हया, मैं क्लिक कर दूँ? और वो रिपोर्ट? समझे वो दर्ज हो गई। उसे लगा वो मुस्कुराया था। मगर आपने कहा था कि मुझे रिपोर्ट के लिए। गलत कहा था, एक्सक्यूज़ बनाया था। बाज़-औक़ात बहाने बनाने पड़ते हैं, तब जब मज़ीद सब्र नहीं होता, समझी? फोन को जकड़ा उसका हाथ पसीने में भीग चुका था। ये शख्स इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा था? आप क्लिक कर दें। बामुश्किल वो कह पाई। वो शख्स झुका, शायद बटन दबाने, और फिर वापस पीछे होकर बैठा। कर दिया। ओह थैंक यू मेजर अहमद। उसका गला रोने लगा था। एक बात पूछूं? जी। क्या ये वीडियो जाली थी? नहीं, थी तो असली। तो आप इतनी डर क्यों रही थी? जाहिर है, ये हमारी फैमिली वीडियो थी और शादियों पे डांसेस की वीडियो हम नहीं बनवाते। क्यों? वो बेतरपिस सवालात कर रहा था। क्या मतलब क्यों? क्या मतलब क्यों? शादी की वीडियो सर्कुलेट होती हैं हर जगह। क्या अच्छा लगता है हमारे डांस की वीडियो पराए लोग देखें? मगर पराए लोग लाइव तो देख सकते हैं। गालबन इस वीडियो में मुझे वेटर्स, मूवी मेकर और डीजे नजर आ रहे थे। वो भी तो पराए मर्द है ना? मैं समझ नहीं पाया। अगर आप इस तरह रक्स करने को सही समझती हैं तो वीडियो के बाहर निकलने पे परेशान क्यों थी? चाहे मूवी मेकर, वेटर, डीजे देखें, ये इंटरनेट पर मौजूद मर्द
बात तो एक ही है, और अगर आप इसको गलत समझती हैं तो आपने ये किया ही क्यों? मैं आपके सामने जवाब दे नहीं हूँ, वो दृष्टि से बोली। तो चंद लम्हों की खामोशी छा गई। ठीक कहा आपने। है। उसने गहरी सांस ली। एक बात पूछूं? पूछिए। अब के उसकी आवाज में अजनबियत आई थी। कभी कोई आपके लिए जन्नत के पत्ते तोड़कर लाया है? हम दुनिया वालों ने जन्नतें कहाँ देखी है मेजर अहमद? उसके चेहरे पे तलखी रकम थी। तभी तो हम दुनिया वाले जानते ही नहीं कि जन्नत के पत्ते कैसे दिखते हैं। कभी कोई आपको ला दे तो उन्हें थाम लीजिएगा, वो आपको रुस्वा नहीं होने देंगे। उसके चेहरे की तलखी सुकूत में ढलती गई। वो ठहर सी गई। धुंधली दीवार अभी तक उसके सामने थी। कौन था उसके पार? आप सुन रही हैं? हम्म। जी जी। वो चौंक कर संभली। मैं चलती हूँ। वो रिसीवर कान से हटाने ही लगी थी कि वो कह उठा। एक मिनट, एक आखिरी सवाल करना है मुझे। वो उठते उठते वापस बैठ गई। जी पूछिए। आप मुझसे शादी करेंगी? उसे जोर का धचका लगा था। वो गूंग सी फटी फटी निगाहों से धुंधली दीवार को देखने लगी। बताइए मिस हया। उसके लब भींच गए। हैरत और शौक पे गुस्सा गालिब आ गया। मिस हया नहीं, मिसिस हया। चबा चबा कर एक एक लफ्ज बोलती वो पर्स साम कर उठी। फोन का रिसीवर अभी तक पकड़ रखा था। क्या मतलब? वो वाज़ह चौंका था। अफसोस कि मेरे बारे में इतनी मालूमात रखने के बावजूद आप मेरे बचपन के निकाह के बारे में लाइम हैं। वो निकाह जो मेरे कज़न जिहान सिकंदर से बचपन में पढ़ा दिया गया था। मैं शादीशुदा हूँ और मेरा शौहर तुर्की में रहता है। ओह, आपकी वो रिश्तेदार फैमिली जो कभी पाकिस्तान नहीं आई। जानता हूँ। आपकी फुप्पो का खानदान जो जिल्लत और शर्मिंदगी के मारे अब शायद कभी इधर का रुख नहीं करेगा। आखिर कारनामा भी तो बहुत शर्मनाक अंजाम दिया था ना। उनका इंतजार कर रही हैं आप? अरे, बचपन का निकाह तो कोर्ट की एक ही पेशी में खत्म हो जाता है। शट अप, जस्ट शट अप मेजर अहमद। वो चिल्लाई थी। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये बात करने की? अरे बाहर में जाए आप और आपकी वो वीडियो। आप भले इसे टीवी पे चलवा दें, मुझे परवाह नहीं। मेरा एक काम करने की इतनी बड़ी कीमत वसूलना चाहते हैं आप? रहा जिहान सिकंदर तो वो मेरा शोहर है और मुझे उससे बहुत मोहब्बत है। उसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता, समझे आप? रिसीवर वापस पटकने से कबल उसने दूसरी जानिब उसका स्वकार्यत भरा कहका सुना था। पैर पटक कर वो दरवाजे की जानी पड़ी। उसी पल दरवाज़ा खोलकर एक सिपाही अंदर दाखिल हुआ जो उसे अंदर बिठा कर गया था। गोया उसे फौरन इशारा कर दिया गया था। मुलाकात खत्म हो चुकी थी और हया के लिए वो बेहद तल्ख साबित हुई थी। गाड़ी आपका इंतजार कर रही है। मैम, आइए। वो रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गया। हया ने गर्दन मोड़कर देखा। धुंध के उस पार वो आते स्याह चेहरे वाला शख्स मेज पे झुका कुछ कर रहा था। शायद कुछ लिख रहा था। उसे लगा उसने उसकी मेज पर किसी सुर्ख शय की झलक देखी है। शायद सुर्ख गुलाबों के गुलदस्ते की, या शायद ये उसका वहम था। जिस लम्हे वो उस पुरानी मर्सिडीज की पिछली नशिस्त पे बैठी तो खुले दरवाजे से उसी सिपाही ने झुककर उससे सुर्ख गुलाबों का बुके थमाया। कोकी उसके साथ कोई खत ना था और वो फूल उन सफ़ेद गुलाबों से कतई मुख्तलिफ थे। फिर भी उसे यकीन हो गया कि वो गुमनाम और दूध बेचने वाला मेजर अहमद ही था और वो उसे बहुत पहले से। हया, हया। शाम में इरम भागती हुई आई। खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। वो वीडियोस उस वेबसाइट से रिमूव हो गई हैं। उससे फर्जी जज्बात से तकरीबन बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठी हया को झंझोड़ ही दिया था। मगर कैसे हुआ ये सब? उस वेबसाइट वाले को खौफ खुदा आ गया होगा। मुझे क्या पता। वो लापरवाही से अनजान बन गई। शायद। मगर अच्छा ही हुआ। और हाँ, तुम्हारी तुर्की की कब फ्लाइट है? पता नहीं। पहले पासपोर्ट तो मिले, फिर ही वीज़ा मिलेगा। उसको इरम की मौजूदगी से कोफ्त होने लगी थी। कुछ उसके तासुरात से ही जाहिर था। इरम जल्द ही उठकर चली गई। वो फिर से अपनी सोचों में उलझ गई। मेजर अहमद, उसका आधा झुलसा चेहरा, सामने ना आना, पर्दे के पीछे से बात करना, और वो उसकी अजीब फलसफाना बातें, जन्नत वगैरह का तस्करा, बास पुरस करना, और फिर शादी का सवाल। ओ खुदायो, कैसा अजीब आदमी था वो। और और उसकी एक बात जिसके बारे में वो इस वक्त शदीद आलमी तहश में होने के बाद सवाल नहीं कर सकी थी। आपकी फुप्पो का खानदान जो जिल्लत और शर्मिंदगी के मारे अब शायद कभी तक रुख नहीं करेगा। आखिर कारनामा भी तो बहुत शर्मनाक सरंजाम दिया था ना। क्यों कही थी उसने ये बात? कैसे जिल्लत और शर्मिंदगी, कैसा शर्मनाक कारनामा। फूफो का खानदान वाकतन पलट कर नहीं आया था तो क्या उसकी वजह उनकी अपने मुल्क और खानदान से बेजारी नहीं थी जैसा कि वो क्यास किया करती थी, बल्कि कोई और थी। कोई जिल्लत अमेज काम जो उन्होंने सर अंजाम दिया था
और उन्होंने, किसने, फुप्पो, उनके शोहर या जिहान सिकंदर ने क्या कुत्ती थी भला? मगर मेजर अहमद से वो इस्तफसार नहीं कर सकती थी, ना ही उसका दोबारा कोई फ़ोन आया था। फिर, और वो खतूत, वो गुलदस्ते, वो भी उसी ने भेजे थे। उसे उसकी ज़बान जी जाने का इल्म कैसे हुआ? यकीनन वो उसकी कॉल टैप कर रहा था जब सारा कुछ उसने बताया था, और वो उस वक्त यकीनन उसके घर के बाहर ही होगा। मगर वो गुलदस्ता तो किचन की टेबल पे रखा था, तो क्या वो उनके घर भी दाखिल हो सकता था? और उसके कमरे में भी? खौफ की एक लहर ने उसे अपने हसार में ले लिया। वो उठकर कमरे का दरवाज़ा लॉक करने ही लगी थी कि फातिमा बेगम दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। हया, तुम्हारे अब्बा तुम्हें बुला रहे हैं। ओके, आ रही हूँ। उसे तकिए पे रखा दुपट्टा उठाकर गले में डाला, स्लीपर्स पहने और बाहर आई। अब्बा? उससे उंगली की पुश से उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। आ जाओ हया। उससे दरवाज़ा धकेला तो वो खुलता चला गया। सामने बेड पे सुलेमान साहब बैठे थे, सोच में डूबे, मुतफक्किर, उसके मुंतज़िर। साथ एक तरफ सोफे पे फातिमा बेगम बैठी थी। उनकी खूबसूरत आंखें सोगवार थीं और बावकार सरापे पे अफसुर्दगी छाई थी। आपने बुलाया था अब्बा? हाँ, आओ बैठो। वो खामोशी से सर झुकाए चलती हुई आई और बेड की पायनेती पे टेक गई। सुलेमान साहब चंद लम्हे खामोश रहे। शायद वो कोई उम्मीद सोच रहे थे, मगर हया को उम्मीद थी कि वो बिना उम्मीद के ही सीधी बात कर डालेंगे। मैंने एक फैसला किया है। उससे गर्दन उठाई। वो बहुत संजीदा दिखाई दे रहे थे। अब तुम्हें कोर्ट के जरिए सबीन के बेटे से खुला लेनी चाहिए। कोई उसके मुंह पे चाबुक दे मारता, तब भी शायद उसे इतना दर्द ना होता जितना अब हुआ था। मैंने वकील से बात कर ली है। अदालत की एक पेशगी में अलहदगी हो जाएगी, और जितने बेजार वो लोग हमसे हैं, यकीनन उन्हें इस बात से बहुत खुशी होगी। उसने शाकी निगाहों से माँ को देखा तो उन्होंने बेबसी से चाने उचका दिए। तुम्हारे अब्बा ठीक कह रहे हैं। और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। उनके रवैये से साफ अंदाजा होता है कि वो इस रिश्ते को रखना ही नहीं चाहते। अब्बा, क्या ये वाहिद हल है? बहुत देर बाद वो बोली तो उसकी आवाज़ में टूटे ख्वाबों का दुख था। क्या इसके अलावा भी कोई हल है हया? दुनिया को कोई बाप अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहता। और मैं कभी तुम्हें ये ना कहता, लेकिन किस कीमत पर? किस कीमत पर हम ये रिश्ता निभाने की कोशिश करें जब वो कोई उम्मीद ही नहीं दिलाते? अगर आपको वाकई लगता है कि आप मेरा घर बसा हुआ देखना चाहते हैं, तो मुझे तुर्की जाने दें, और वहाँ मैं उसको ज़रूर ढूंढूंगी और पूछूंगी कि अगर वो घर बनाना चाहता है तो ठीक है, वरना मुझे तलाक दे दे। अगर नहीं देता तो वहीं कोर्ट चली जाऊंगी, मगर मुझे एक आखिरी कोशिश कर लेने दें प्लीज़। वो खामोश हो गए, शायद कायल हो गए थे। अब्बा, आप मुझे 5 माह का वक्त दें। अगर उसके आखिर में भी आपको लगे कि मुझे खुला ले लेनी चाहिए, तो मैं आपके फैसले में आपका साथ दूंगी। वो उठी और फिर बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। वो हफ्ती लड़की उसे क्लास के बाहर ही मिल गई थी। वो फाइलें संभालती बाहर जा रही थी जब उसने हया को रोक लिया। सुने मिस सुलेमान, वो जैसे मजबूरन उससे मुखातिब कर रही थी। हया ने कोफ्त से पलट कर देखा। वहाँ हतीजा राना खड़ी थी, आंखों पे बड़ा सा चश्मा लगाए, बालों की ऊंची पोनी बांधे, सीने से फाइल लगाए। डीजे, जिसे डीजे सिर्फ उसकी फ्रेंड्स कहा करते थे, और वो उसकी फ्रेंड ना थी, ना बनना चाहती थी। जी हतीजा, बादल नो हंसता उसने सरा मुरवत से जवाब दिया। आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया? दरअसल मिस फरहंदा ने कहा है कि हम दोनों को जल्द से जल्द वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि फरवरी के पहले हफ्ते में हमने सरबान जी को ज्वाइन करना है, और आज 13 तारीख है। हमारे पास बस 15 दिन है, और तुर्की का वीज़ा 15 दिन में कभी नहीं लगता था। ओह, तो अब हमें क्या करना चाहिए? कल लाजमन टर्किश एम्बेसी जाकर वीज़े के लिए अप्लाई करना है। आपको पता है, टर्किश एम्बेसी का अजीब रूल है। हर रोज़ सबसे पहले आने वाले 15 उम्मीदवारों का ही इंटरव्यू होता है। एम्बेसी सुबह 7 बजे ही खुल जाती है, और वहाँ लोगों की लाइन लगी होती है। अगर हम 1 मिनट भी लेट हुए तो वो हमें अगले दिन पे डाल देंगे। आप सुन रही हैं ना? जी। उससे गायब दिमागी से सर हिलाया, पता नहीं वो क्या बोले जा रही थी। आप मुझे अपना नंबर लिखवा दें ताकि हम कोऑर्डिनेट कर लें। उससे बेदिली से अपना नंबर लिखवा दिया। हतीजा उससे अपने फ़ोन पे नोट कर दी गई। ठीक है, कल सुबह 6:30 बजे तक आप डिप्लोमेटिक इनक्लेव तक पहुंच जाइएगा। मैं वहीं हूँ। उससे अच्छा कहकर जान छुड़ाने वाले अंदाज में सर हिलाया। और प्लीज़ देर मत कीजिएगा, ये ना हो कि आपकी वजह से मेरा भी वीज़ा रह जाए मिस सुलेमान। वो नाक चढ़ाकर ये जता कर गई कि आखिर वो भी हतीजा राना है। क्या कंपनी मिली है। उफ। वो पैर पटक कर आगे बढ़ गई। अम्बा की बातों ने उसे इतना डिस्टर्ब किया था कि इस वक्त वीज़ा वो आखिरी चीज़ था जिसके बारे में वो सोच सकती थी।
रात की तारीकी को दुकानों की शीशों की दीवारों से झलकती रोशनियां रोशन की हुई थीं। सर्द रोशनियों का अक्स सामने लंबी सीधी सड़क पर पड़ रहा था, जिसके एक तरफ पार्किंग की गाड़ियों की लंबी कतार थी, दूसरी तरफ एक छोटा सा चबूतरा बना था। चबूतरे में दिन में बुक फेयर की स्टॉल लगा करते थे, आजकल वो बंद थे। ये जिन्हा सुपर था और वो इस वक्त सर्द रोशनियों के अक्स से चमकती सड़कों पर चल रही थी। स्याह जैकेट की जेबों में हाथ डाले, शानों पे फिसलते लंबे बाल लिए, वह सर झुकाए खुद फरमोशी के आलम में कदम उठा रही थी। अब्बा और अम्मा की कही गई बातें दिलो दिमाग में गूंज रही थीं। जी हाँ, सिकंदर कौन था? उसका मनकू, कजन, शोहर, वो शख्स जिसके ख्वाब उसने सारी उम्र देखे थे। इतनी आसानी से वो कैसे उससे दस्तबरदार हो जाए? क्या अब्बा अम्मा नहीं जानते थे कि ख्वाब अगर अपने हाथों से तोड़े जाएं तो उंगलियां भी जख्मी हो जाती हैं? फिर कैसे वो खुद को जख्म करते? अगर वो जिहान सबीन पुप्पो के लिए कोई अनचाहा रिश्ता थी, तो भी उनको सफाई का एक मौका दिए बगैर कि कैसे खुद को उनसे अलग कर ले। ये मक्खन नहीं था जिससे बाल निकालना था, ये तो कांटों से उलझा दामन था। अगर खींच कर अलग किया तो दामन फट जाएगा, और अगर कांटे निकालने की कोशिश की तो उंगलियां जख्मी हो जाएंगी। मगर क्या पता, इस कांटों के पौधे पे फूल भी खिलते हों, सुर्ख गुलाब, सब्ज पत्ते, रंगों, रोशनी और ख्वाबों के। वो सीटी की तेज आवाज सी जिससे उसे ख्यालों के हुजूम से निकाला, उससे चौंक कर सर उठाया। वो तीन लड़के थे, जीन्स और जैकेट्स में मुलबूस। वो मुख्तलिफ समेतों से उसकी तरफ आ रहे थे, यूं के हर तरफ वो ही थे, घेरा, नरगा, तंग दायरा। जगह कतरे सुनसान थी, खाली चबूतरा तारीकी में डूबा था, चमकाती रोशन दुकानें जरा दूर थी। उसका दिल धक से रह गया। वो तेजी से पलटी, मगर उधर से भी उनका ही कोई छोटा आ रहा था। वो मुबहिम आवाज से निकालते, मायने ये से इशारे करते उसके इर्द गिर्द घेरा तंग कर रहे थे। तभी आवाजों का शोर उसको घेरने लगा था। वो करीब आते तो लड़कों के दरमियान से तेजी से सर झुकाए गुजरने लगी, मगर दाएं वाले लड़के ने सब रफ्तारी से उसकी कलाई को थाम कर अपनी जानिब खींचा। अभी उसके लबों से चीख भी नहीं निकली थी कि आगे बढ़ने वाला खुद बुकलाकर पीछे हटा। टन की जोरदार आवाज के साथ किसी ने उस लड़के के सर के पिछले हिस्से पर कुछ मारा था। मरन जोगे, बाजी को तंग करते हो, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। वो ऊंची लंबी हड्डी कट्टी सी डॉली, हाथ में पकड़ा फ्राइंग पैन, घुमा घुमा कर उनको मार रही थी। हया हक्का बक्का से दो कदम पीछे हुई। जिसको लगा था वो सर पकड़े बिलबिलाता हुआ पीछे भागा। बाकी दो भी साथ ही दौड़े। एक ने तो जरा फुर्ती दिखाकर डॉली को लात मारनी चाहिए। डॉली ने उसी फ्राइंग पैन को घुमाकर ऐसी सर्व दी कि उस लड़के का घुटना चटक गया, शायद टूट गया था। कम से कम उसकी चीज से तो हया को यही लगा था कि वो लंगड़ाता हुआ भाग उठा। आए बड़े साले, डॉली से पंगा लेते हैं। वो फातहाना हाथ झाड़ते हुए हया की तरफ मुड़ा। सफेद आटे से गोया अटा हुआ चेहरा, आंखों के गिर्द लंबी काली लकीरें, खींचकर लाइनर लगाया हुआ, और आंखों में नीले सबसे लेंसेज, गालों पे सुर्ख पाउडर, भड़कीला आई शेडो और सुर्ख चोंच की तरह की लिपस्टिक। पूरे गोल्डन बालों की लटें सर पे लिए दुपट्टे से निकल रही थी। यकीनन विक थी, जैसे कि अमूमन होती है। पहली दफा जब उसने डॉली को देखा था उसे कराहत आई थी, दूसरी दफा खौफ, और उस रोज ट्रैफिक जैम पे उसे देखकर गुस्सा आया था। और आज, आज कुछ भी नहीं। वो खामोशी से तेज तेज सांसें लेती उसको देख रही थी। छोड़ो जी इन हरामखोरों को। बाजी, इनका तो काम ही यही होता है। मैं भी बड़ी देर से ताड़ रही थी इनको, पर मुझे क्या पता था अपनी बाजी जी को तंग कर रहे हैं। आए बड़े। वो पूरी बात सुने बगैर ही पलट गई, सीने में बाजू लपेटे, सर झुकाए, तेज तेज कदमों से चबूतरे की जानी बढ़ने लगी। एक ख्वाजा सिरों के साथ रात की इस पहर सड़क पे खड़े होना कतन दुरुस्त ना था। ए बाजी जी, गल तो सुनो। वो उसके पीछे लपका। हया चलते चलते रुकी और पलटकर संजीदगी से उसे देखा। क्या है? उसका मोमी चेहरा दुकानों की सर्द रोशनियों में दमक रहा था। हाय रब्बा बाजी जी, तुसी ते किन्ने सोने हो जी। वो दोनों हाथ रुखसारों में रख के खुशी से चहका। उससे कराहत आई न खौफ, बस चुपचाप उससे देखी गई। शुक्रिया ही कह दो जी। शुक्रिया? और कुछ? उसका अंदाज सपाट था। तुसी ते नाराज लगदे हो जी। डॉली, तुम क्यों हर जगह मेरे पीछे आते हो? हाँ, तो टेंशन ते नहीं दी, थानू हमेशा मदद ही कीती है। तुम्हें किससे कहा है मेरी मदद को? किससे तुम्हें मेरे पीछे लगाया है? बोलो, जवाब दो। डॉली का मुंह आधा खुल गया। लेंसेस लगी आंखों में पहले हैरत और फिर आंसू तैरने लगे। किसी ने नहीं जी। बड़ी देर बाद वो दुख से बोला। मुझे आप अच्छी लगती हो, इसलिए आपका ख्याल रखती हूँ। आपको बुरा लगता है तो नहीं आऊंगी।
दफातन हया का फोन बजा। उससे चौंक कर हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा। उस पर प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। वो पैर पटक कर चबूतरे की तरफ आई और पाँव लटका कर बैठ गई। फोन अभी तक बज रहा था। उससे फोन कान से लगाया और डॉली को देखा, जो छोटे छोटे कदम उठाता सिसकता हुआ उस तक आ रहा था। हेलो। हेलो मिस हया, कैसी हैं आप? वो मेजर अहमद था। उसकी आवाज़ के पीछे बहुत शोर था। डॉली आहिस्ता से उससे जरा फासले पे चबूतरे पे बैठ गया। सर झुकाए वो हथेली से आंसू पूछ रहा था। खुदा के लिए मुझे फोन मत किया करें। और ये जो बंदे आपने मेरे पीछे लगाए हैं ना, मैं इनमें से एक एक का खून कर दूंगी। और इस सब के जिम्मेदार आप होंगे। मैं शादीशुदा हूँ और जल्दी अपने शोहर के पास चली जाऊंगी। मेरा पीछा छोड़ दे, समझे आप? मजीद कुछ सुने बगैर उससे फोन रख दिया। तुसी घर बार वाले हो जी? डॉली ने चेहरा उसकी तरफ उठाया। हाँ, तुम्हारे उस मेजर ने तुम्हें नहीं बताया क्या? उसी ने मेरे पीछे लगाया है ना तुम्हें। अल्लाह पाक की कसम ले लो जी, मुझे किसी मेजर वेजर ने नहीं भेजा। मैं खुद आता हूँ, अल्लाह की कसम जी। वो रोते रोते कह रहा था। हया के दिल को कुछ हुआ। उसे लगा वो सच बोल रहा है। मैं किसी को जाकर आपकी बातें नहीं बताता। मुझे बड़ा प्यार है जी आपसे, कसम से। वो लब भींची उससे देखी गई। कुछ था उसमें, पूरी सराहना खौफजदा करता, मगर तर्स और तुर्कममीज। ठीक है, मत रो। मैं जी बड़ा प्यार करती हूँ आपसे, इसीलिए आती हूँ। पर तुम सीधे इल्जाम लगा रहे हो। वो अब सिसकते हुए अपना सर पीटने लगा। अच्छा अच्छा, नाउ स्टॉप इट। वो चुपचाप बैठा उसे तकता रहा, जबकि वो सामने हिलाओं में घूरती रही। तुसी जा रहे हो कहीं? अया ने चौंक कर उसे देखा। तुसी फोन में कहा ना? उससे वसाहत की। हाँ, मैं यूरोप जा रही हूँ। वो जहाँ अमेरिका है, वो अंग्रेजी फिल्मों वाला। वो रोना भूलकर खुशी से चहका। शायद वो वाकई एक आम ख्वाजा सिरा था, या फिर कोई बहुत बड़ा मक्कार अदाकार। हाँ, वो ही। उससे तरदीद नहीं की। उधर कौन है जी? मेरा शौहर रहता है वहाँ। वो अब सामने रोशन दुकानों की किताब को देख रही थी। कैसा ही जी तुम्हारा शोर? मैं नहीं जानती डॉली। अगर मैं जानती होती तो आज इधर ना बैठी होती। उसकी लांबी पलकें जरा सी भी ही, बड़ी बड़ी स्याह आंखों में पानी तैरने लगा था। पर जी, तुम दुआ करो डॉली, वो मुझे मिल जाए। वो आंखों की नमी छुपाती उठ खड़ी हुई। डॉली ने सर उठाकर देखा। वो उंगली की नोक से आंख का किनारा साफ करती सड़क की तरफ जा रही थी। डॉली की आंखों में बेपनाह उदासी उतर आई। खुदा करे वो तुम्हें कभी ना मिले हया सुलेमान। खुदा करे तुम उससे मायूस होकर जल्दी वापस आ जाओ, और खुदा करे तुम उधर जा ही ना सको। वो तेज तेज कदम उठाती आगे बढ़ रही थी, जब उसने डॉली को कहते सुना। मगर नहीं, वो डॉली की आवाज़ नहीं थी। वो किसी मर्द की आवाज़ थी, भरपूर, खूबसूरत, रुदास। ऐसी आवाज़ जो उससे पहले कभी नहीं सुनी थी। वो मेजर अहमद की आवाज़ से ज़्यादा खूबसूरत थी। और उसमें जिहां सिकंदर की अजनबी आवाज़ जैसी बेरूही भी ना थी। उसके कदम संजीर हो गए। तेजी से उसने गर्दन मोड़ी। दूर अंधेरे में डूबा चबूतरा खाली था। वहां दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। जिंदगी में पहली बार उसके अंदर डॉली से मिलने की ख्वाहिश ने जन्म लिया था। उसे जानना था कि डॉली कौन है, क्या है, क्यों है।